सर 2.5 से 3 करोड़ मीटर कपड़ा बन रहा है नया रोज। इतनी बड़ी इंडस्ट्री है जो पूरी अनऑर्गेनाइज्ड है। आप बहुत बड़े ब्रांड्स के साथ भी काम करते हैं, उनके लिए मैन्युफैक्चर भी करते हैं। यस। तो उनके साथ काम करने के फायदे और नुकसान के बारे में थोड़ा बताइए। फायदे ये है कि उनके पास एक बहुत बड़ा डेटा का बैंक है। जैसे बड़े ब्रांड्स आपके साथ काम करते हैं तो वो अपने डिजाइन्स भी देते हैं आपको, ये डिजाइन हमें बनाने, या उनके लिए डिजाइन्स भी आप बना रहे हैं? नहीं, हम एंड टू एंड काम हम ही करते हैं। डिजाइन कॉपी होते हैं, आपको वो फेस करना पड़ता है? देखो, अगर हम व्यापार की बात करें तो मेरी नजर में तो कॉपी ही करना चाहिए तुमको। वर्क लाइफ बैलेंस, ये पब्लिक को पागल बनाने का कॉन्सेप्ट है। गवर्नमेंट के लिए सपोर्ट करिए बिजनेस को, पर इंडिया में बिजनेस तो ग्रो नहीं हो रहे। फैक्ट्री लगाना, इज इट अ वाइज डिसीजन? फैक्ट्री लगाना एक सफेद हाथी को पालने जैसा। दूर से दिखेगा बहुत सुंदर, पर फिर उसको उतनी खुराक भी चाहिए, उतनी दवाई भी चाहिए, उतना खाना भी चाहिए, उतनी केयर भी चाहिए। लास्ट के 7-8 ईयर्स में सबसे महंगा लेसन आपने क्या सीखा है? डोंट ट्रस्ट इजीली। दोस्तों, विनय विमर्श के एक और नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंडिया की बैकबोन है, पर इसमें सरवाइव करना आज के टाइम में सबसे मुश्किल काम है। लोग अक्सर कहते हैं कि फैमिली बिजनेस इनहेरिट करना इजी होता है, बट मेंटेनिंग इट, दैट इज अ डिफरेंट बीस्ट ऑल टुगेदर। आज के हमारे गेस्ट हैं विनय राठी, अ 3rd जनरेशन एंटरप्रेन्योर जो अपने फैमिली बिजनेस को नए जमाने के हिसाब से इवॉल्व कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे ओल्ड स्कूल वर्सेस न्यू स्कूल बिजनेस के बारे में, कैसे उन्होंने ट्रेडिशनल ट्रेडिंग से मैन्युफैक्चरिंग का शिफ्ट किया और अब वो अपना खुद का ब्रांड सलवट कैसे बिल्ड कर रहे हैं। ये कॉन्वर्सेशन सिर्फ कपड़े के बारे में नहीं है, ये है लेगेसी, इनोवेशन और सर्वाइवल के बारे में। प्लीज वेलकम विनय राठी। विनय भाई, वेलकम टू द शो। विनय भाई, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें समय दिया। काफ़ी टाइम से हम इनको चेज कर रहे थे कि आपके साथ बैठ के एक छोटा सा डिस्कशन करना है, तो आज वो दिन आ ही गए। थैंक यू वेरी मच। तो अब हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सो आपसे पहला सवाल, आप 3rd जनरेशन हो टेक्सटाइल बिजनेस में, तो ये लेगेसी एडवांटेज ज़्यादा है या फिर प्रेशर ज़्यादा है? सबसे पहले तो थैंक यू आपका दैट यू मेड मी गेस्ट ऑन योर पॉडकास्ट एंड आंसरिंग योर क्वेश्चन के आई थिंक लेगेसी एडवांटेज करके कुछ नहीं होता है। लेगेसी के साथ हमेशा जिम्मेदारी ही आती है। व्हाट यू सी ज़रूरी नहीं है कि लेगेसी है तो व्हाट लोग क्या बोलते हैं या सोचते हैं कि यार उसको सेट मिल गया, बट अगर उसको सेट मिल गया, अगर आप एक एग्जांपल है कि आप माउंटेन क्लाइंब कर रहे हैं, अगर आप कभी हाइकिंग पे गए हैं, राइट, तो क्लाइंबिंग माउंटेन इज नॉट दैट डिफिकल्ट। जितना डिफिकल्ट है कि जब आप वो पीक पे पहुंच गए हो तो वहाँ का एनवायरनमेंट सहन करना। जब लेगेसी एडवांटेज होता है उसके साथ में ना, इट इज लाइक यू नो गुलाब का फूल है, लोगों को ऊपर का फूल दिखता है, उसके नीचे के जो स्टेम है जिसमें कांटे हैं वो नहीं दिखते हैं। तो हाँ, ऐसा नहीं बोलूंगा मैं कि लेगेसी का कोई एडवांटेज नहीं है। लेगेसी का एडवांटेज है। वो एडवांटेज क्या है कि जो हमारा बिजनेस है या जो हमारा प्रोडक्ट है वो टाइम टेस्ट हो चुका है जी। कि मेरे पहले वाली जनरेशन ने भी शायद वही काम वही तरीके से व्यापार किया था, तो वो जो तरीका है व्यापार का, एक एडवांटेज उसका होता है। पर उससे ज्यादा लेगेसी का मेरे हिसाब से इट इज अ प्रेशर, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर फॉर एग्जाम्पल इट इज लाइक अ वेरी क्लासिक एग्जाम्पल हर जगह लोग यूज करते हैं, अमिताभ बच्चन है ना, अभिषेक बच्चन। तो अभिषेक बच्चन को लेगेसी का एक वो है कि भाई ये प्रेशर है, आई हैव टू परफॉर्म एज वेल एज लाइक माय फादर डिड। सो लेगेसी के साथ आई थिंक वो एक हमेशा बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो दिखता नहीं है, विच इज बिहाइंड द सीन ऑलवेज, वो रहता है। लेगेसी का खाली फायदा ये होता है कि आपके प्रोसेसेस टाइम टेस्ट हो जाते हैं, आपको वापस उसमें टाइम नहीं वेस्ट करना पड़ेगा। उससे ज्यादा आई डोंट थिंक सो कि उसका कोई एडवांटेज इतना मिलता है। तो ये बिजनेस ज्वाइन करना आपकी खुद की चॉइस थी या फैमिली ने डिसाइड किया कि भाई आप तो ये धंधा ही संभालोगे? एक्चुअली बहुत ऑनेस्ट आंसर दूं तो बचपन से ही वी आर सीइंग दिस। हम जब छोटे थे तब से पापा को करते देख रहे हैं, उससे पहले दादाजी करते थे तो पापा भी यही देख रहे हैं, तो हमारा कहीं ना एक बायसनेस आ जाता है, इंक्लिनेशन आ जाता है कि यार हाँ कि भाई ये वही काम करना है, और वो करना हमारे लिए इजी भी हो जाता है। देखो बहुत ऑनेस्टली बताऊं तो ये हमारा कंफर्ट जोन है। अगर आप मेरे को बोलोगे कि आप बिजनेस छोड़िए एंड ट्राई डूइंग समथिंग एल्स, तो मेरे लिए वो अनकंफर्टेबल जगह है, क्योंकि मेरे लिए व्यापार करना ज्यादा सरल है बजाय टू डू एनीथिंग एल्स देन बिजनेस। सो इट वाज प्योरली माय डिसीजन। इनफैक्ट मैं तो बहुत ऑनेस्टली आई डोंट वांटेड टू परस्यू माय ग्रेजुएशन आल्सो, तो मैं +2 के बाद ही व्यापार में आ जाना चाहता था। ग्रेजुएशन करने के मूड में ही नहीं था कि क्या करना है 3 साल बाद। आई नो कि हमको बैठना यही है,
जब कपड़ा ही बेचना है इवेंचुअली, तो जो प्रैक्टिकल नॉलेज होती है, देखो जो हमने पढ़ाई करी है ना, वो आज भी इट इज नॉट सो मच एप्लीकेबल इनटू आवर बिजनेसेस, So, आप बिकॉज ये बोल रहे हैं कि जो आपने ग्रेजुएशन की दैट इज नॉट हेल्पिंग योर बिजनेस नो एट नो ऑल। नॉट एट ऑल भैया। इनफैक्ट आपको सच बताऊं, बहुत बड़े बड़े लेगेसी बिजनेसेस के अगर नेक्स्ट जनरेशन बहुत ज्यादा ज्ञान ले ले फ्रॉम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, तो वो अपने लेगेसी बिजनेस को खत्म कर देते हैं। ऐसे भी कई एग्जाम्पल हैं जो जैसे समझो वी आर फ्रॉम लाइक, मैं आई लिव इन सूरत, सो इट्स अ सिटी ऑफ डायमंड एंड टेक्सटाइल ओनली बिजनेसेस, वी डोंट हैव वर्क कल्चर देयर, वो दिमाग में ही नहीं है लोगों को, सबको अपना धंधा ही करना है। तो पर अगर बाहर से कोई एमबीए करके आया ऑस्ट्रेलिया, सो आई नो वन ऑफ माय फ्रेंड, उनके थर्ड फोर्थ जनरेशन फैमिली बिजनेसेस हैं जी। बड़ा भाई व्यापार में है, वो पढ़ाई वढ़ाई करके और जो भी बेसिक एजुकेशन होती है कंज्यूम करके ही केम इनटू हिज बिजनेस। और छोटे भाई को था कि मैं फॉरेन जाऊंगा, आई विल स्टडी डीप इनटू दिस, आई विल डू दिस, आई विल डू दैट। वो गया, उसने 2-3 डिग्री ली, ही केम बैक, और फिर उसने वो प्रोसेस लगाने की कोशिश करी, वो लगा भी दिए, लग भी गए, वो व्यापार खत्म हो गया। क्योंकि जो एजुकेशन सिस्टम में समझाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, बहुत ऑनेस्टली अगर हम बहुत ट्रुथ पे जाए ना, तो वो इसलिए पढ़ाया ही नहीं जा रहा है कि आप अपना धंधा कर सको, वो इसीलिए पढ़ाया जा रहा है कि यू कैन मेक पीपल हु वर्क फॉर यू, बिकॉज देर आर, एवरीबडी नोज, इट्स ऑन एवरी ओपन प्लेटफॉर्म, द वर्ल्ड इज गोइंग टूवर्ड्स, सबको एक सिंगुलर डोमिनेंस चाहिए, ठीक है। तो वो बहुत नेचुरल सी बात है कि जो एजुकेशन सिस्टम में पढ़ाया जा रहा है वो धंधे के लिए नहीं पढ़ाया जा रहा है, वो इसलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि आप किसी और के धंधे में अच्छे से नौकरी कर सको। तो आप कह रहे हैं कि जो सिस्टम है वो ऐसे डिजाइन ही नहीं है, हाँ, ना एजुकेशन सिस्टम है वो भी नहीं, एनकरेज नहीं करता आप, नहीं, वो बस आपको एक सेफ्टी सिक्योरिटी की Yes, तरफ yes. परस्यू करने के लिए परस्यू कहता करने है के लिए करता कि है, भाई yes. आप जॉब लो जॉब लो, और वो आपकी एक्चुअली सिक्योरिटी हो जाए। वो बबल बना दिया है। मैं आपको हम्म, सच बताऊं तो कंज्यूमर को डाइवर्ट करने के लिए एक कॉन्सेप्ट ले आए हैं लोग मार्केट में, हम्म, वर्क लाइफ बैलेंस। हम्म, ये पब्लिक को पागल बनाने का कॉन्सेप्ट है। अच्छा। वर्क लाइफ बैलेंस क्या होता है? व्हाट इज अकॉर्डिंग टू यू वर्क लाइफ बैलेंस? आई मीन अगर आई डोंट नो, ये बहुत फॉरेन सा कॉन्सेप्ट लगता है टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज इफ देयर इज वर्क देन ऑल देयर विल ऑलवेज बी स्ट्रेस रिलेटेड टू इट। देन अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं तो यू आर ऑलवेज वर्किंग, लाइक मतलब मुझसे लोग पूछते हैं कि भाई हाउ डू यू बैलेंस थिंग्स आउट, तो मैं कहता हूँ यार बैलेंस जैसी कोई चीज़ है नहीं। मतलब मुझे लगता है कि आई एम ऑलवेज वर्किंग एंड दैट इज ओके। आई डोंट फील कि भाई मेरा लाइफ इम्बैलेंस हो रहा है, बिकॉज बाकी सारी चीज़ों के लिए आपको टाइम निकालना पड़ता है, यस। तो वो है। मेरे हिसाब से वर्क लाइफ बैलेंस क्या होता है भैया, हम्म, मुझे ये लगता है कि जब आपके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फाइनेंस है हम्म, जो आपकी बेसिक जरूरतें पूरी करे और आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े, दैट इज़ वर्क लाइफ बैलेंस। ओके। वर्क और लाइफ के बीच का बैलेंस, कंज्यूमरिज्म की दुनिया में पैसा ही सब कुछ है, जी। दैट्स वेरी क्लियर। एवरीबडी वांट्स मनी, नोबडी इज परसुइंग, और कोई भी एंगल पे कोई देख ही नहीं रहा है। तो वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए, उसके बीच की जो कड़ी है वो है पैसा। बैलेंस इज इक्वल टू पैसा। आप अगर उसको, तो वर्क लाइफ बैलेंस का ये मतलब है, अगर अब आप बोलो कि यार वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए, 12-12 घंटे काम करके आप क्या करोगे? अरे अगर वो आदमी 12 इस घंटे काम कॉन्टेक्स्ट में नहीं यूज करेगा, करते हैं वर्क लाइफ बैलेंस, वो इस कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं कि भाई 8 घंटे काम करो, उसके बाद फैमिली को समय दो, मतलब आप अपने काम को घर मत लेके आओ। ओके, ये कॉन्सेप्ट ये है बेसिकली कि पर भाई आप ना, मतलब काम के बाहर भी एक दुनिया है, उसको बैलेंस करने के लिए वर्क को आपने एक अलग बॉक्स में रख दिया और आपकी लाइफ एक अलग बॉक्स में चल रही है, ठीक तो है, देयर हैज टू बी लाइक अ बैलेंस इन बिटवीन। तो आप काम जो है वो घर ना लेके आओ, जिससे आपके घर की जो बाकी जो लाइफ है, आपकी बीवी बच्चे आपकी फैमिली, उस पे इम्पैक्ट ना पड़े। तो ये वर्क लाइफ तो बैलेंस जैसे का इसका मैं एक जनरल आपको नोशन है। एग्जांपल देता हूँ, आप मेरे को समझाना कि ये आदमी वर्क लाइफ बैलेंस कैसे लेके आएगा अपनी लाइफ में। फॉर एग्जांपल, मेरे यहाँ एक सेल्समैन है जो है एक्चुअली, वो महीने में 25 दिन टूर पे रहता है, मार्क माई वर्ड्स, 25 डेज वो अपनी फैमिली से दूर रहता है और वो टूर पे रहता है। ही मार्केटिंग करता है, सेल्स करता है, एवरीथिंग ऑपरेशन करता है, ठीक है। तो अब आप वर्क लाइफ बैलेंस को कैसे यहाँ पे मैनेज करवाओगे? अगर वो टूर पे नहीं रहेगा तो वो कमाएगा नहीं, उसका जॉब ही वही है, उसकी फैमिली उसकी वजह से खा रही है, पी रही है, एजुकेशन हो रहा है, बच्चों का दवाई हो रही है, एवरीथिंग हो रहा है, फैमिली है पूरी ध्यान रखने के लिए। तो अब आप बोलोगे यार ऐसा तो नहीं होना चाहिए, यार वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए, रात को जाओ तो घर काम की, कैसे छोड़ देगा आदमी काम? लोगों के पास पैसा नहीं है। नहीं तो एक बात बताइए, आप बिहार छोड़ के कोई केरला में मजदूरी करने क्यों जाएगा 5,000 रुपए के लिए? तो वर्क लाइफ बैलेंस वाला कॉन्सेप्ट कैसा है, एक ये वो बबल है, या ये क्या बोल सकते हैं आप,
एक बहुत स्लैंग सा वर्ड यूज करूं Slang तो है। नहीं कि पपलू होते ना, मतलब अननेसेसरी है ये, एंड दिस इज टू आपके हिसाब कंफ्यूज। से क्या होना चाहिए एग्जैक्टली? मेरे हिसाब से होना ये चाहिए कि देखो, सबसे पहले ना भैया, आदमी के अंदर पेशेंस आना चाहिए, बिकॉज ये क्लिक द टेक्नोलॉजी का एरा है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स वेरी गुड, क्योंकि द ओनली कांस्टेंट इन वर्ल्ड इज चेंज। ठीक है, वो सबसे साधारण लैंग्वेज में कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। तो टेक्नोलॉजी इज चेंज, सो दैट इज द ओनली कांस्टेंट, इट्स गुड। बट इसके डाउन इफेक्ट्स बहुत हैं जिसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, जिसकी बात पहले होनी चाहिए। देखो, जैसे अगर आई एम अ बिजनेसमैन, तो हम जब कोई भी खरीदी करने की सोचते हैं या परचेजिंग की सोचते हैं या हम कोई भी काम करने की सोचते हैं, तो हम ये सोचते हैं, सबसे पहला हमारा क्या थॉट होता है पता है, कि अगर नुकसान हुआ तो कितना नुकसान होएगा। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम, मेरे पास 10 रुपए और मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि यार वो पानी है, उसको मैं पैक करके बॉटल में एंड मैं उसको सेल करता हूँ। अगर मेरा ये व्यापार नहीं चला तो मेरे पास 10 रुपए है, इससे ज्यादा मैं, मतलब लोअर साइड पे मैं कितना नीचे जाऊंगा। टू मेक अ बिजनेस प्लान हम पहले नेगेटिव्स नोट करते हैं। हम तो एटलीस्ट यही करते हैं, हमारी टीम में तो यही स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। हम पहले नेगेटिव नोट करते हैं। तो जो चेंज आया है, जो टेक्नोलॉजी आई है, उसके नेगेटिव्स हमने कभी नोट नहीं किए। और क्योंकि टेक्नोलॉजी को एक कंज्यूमर प्रोडक्ट बनना था, बिकॉज एवरीबडी इज अर्निंग अराउंड दिस। यू सी यूट्यूब, आप पॉडकास्टिंग ले लो, सोशल मीडिया ले लो, एवरीथिंग व्हाट वी आर डूइंग इज अराउंड टेक्नोलॉजी। लोगों ने इसके अपसाइड बता दिए कि यार ऑनलाइन बिजनेस है, मैं आज इंडिया में बैठा हूँ तो मैं ऑस्ट्रेलिया भी माल भेज सकता हूँ। बिल्कुल भेज सकते हो आप ऑस्ट्रेलिया माल, बहुत अच्छी बात है, आप ऑस्ट्रेलिया माल भेज सकते हो। पर जब आप इंडिया में बैठ के ऑस्ट्रेलिया माल भेज सकते हो, आपने ये अपॉर्चुनिटी देखी कि है, पर इंडिया में ही बैठे और इंडिया को ही आप पूरा नहीं कर पा रहे हो, ये उसका डाउनफॉल भी तो है। देर आर प्लेसेस, देर आर पीपल, देर आर अपॉर्चुनिटीज, देर आर मार्केट्स, सेगमेंट्स जो नेग्लेक्ट किए जा रहे हैं, बिकॉज जो कंज्यूमर इकोनॉमी है, जो टेक वर्ल्ड है, जो एमएनसी का वर्ल्ड है, जो कॉरपोरेट्स का वर्ल्ड है, जो बेसिकली कैपिटल इकोनॉमीज की तरफ है, जिनको कैपिटल इकोनॉमी बनना है या उस डायरेक्शन में है, वो लोग क्या बोलते हैं, एक प्रॉपर अनबायस होके पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं बताते। वो अनबायस होके जब पॉजिटिव और नेगेटिव हम कोई भी चीज के बताते हैं, फिर उसके साथ हम कोई भी चेंज को एक्सेप्ट करते हैं। आई थिंक दैट इज द लॉन्ग वे। अभी क्या हो गया, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, सो लेट्स कम बैक टू द पॉइंट। उसमें क्या था कि एक हैबिट हो गई है, क्लिक फास्ट फास्ट फास्ट, 2 सेकंड से ज्यादा का किसी का पॉज टाइम नहीं है। जैसे अभी हम ह्यूमन बिहेवियर स्टडी करते हैं, लोग 1 सेकंड ही रील देखते हैं, 3 सेकंड तक अच्छा नहीं लगा तो उसके बाद हटा देते हैं, 5 सेकंड देखी तो उसके बाद ये करते हैं, उसके बाद वो करते हैं। तो इसकी वजह से ना एक जो नेचर हो गया है आदमी का, कि भाई फटाफट, तुरंत तुरंत तुरंत। टेंशन बहुत हाँ, फ्रैगमेंटेड है। एक्चुअली दैट इज नॉट हाउ द प्रोसेस इज वर्क। आप एकदम एक्चुअल लेवल पे जाओगे तो क्या होगा, पहले आपको एक एक चीज करनी पड़ती है, एवरीथिंग, और हर चीज का उतना ही टाइम लगता है। तो फॉर एग्जांपल, जैसे आई एम इनटू टेक्सटाइल बिजनेस, हम एक टेक्सटाइल का एग्जांपल लेते हैं क्योंकि मेरे लिए वो समझाना ईजी होएगा। तो अब हमको एक सूट बनाना है, तो क्या है, हम पहले कपड़ा खरीदते हैं, कच्चा कपड़ा खरीदा, फिर हम कच्चा कपड़ा खरीद के उसको डाइंग प्रिंटिंग कराते हैं, फिर हम उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी कराते हैं, या कोई भी वैल्यू एडिशन है, प्रिंट है, कुछ भी कराया हमने, हैंडवर्क है, देयर आर मल्टीपल वैल्यू एडिशन। फिर हमको ये पता चल गया हाँ हमारा वैल्यू एडिशन हो गया, उससे भी पहले जब हम कच्चा कपड़ा खरीदते हैं उससे भी पहले हमको डिजाइनिंग करनी पड़ती है, कि अगर ये फॉर एग्जांपल कॉटन लूंगा तो कॉटन में व्हाट आई कैन मेक, व्हाट आई कैन नॉट मेक, तो डिजाइनर डिजाइनिंग करते हैं। सो इवन बिफोर हमारे पास प्रोडक्ट है, हमको इतनी प्लानिंग करनी पड़ती है। फिर डिजाइनिंग के बाद हर एक स्टेज पे आप 15-20 दिन का सिस्टम मान लोगे कि कपड़ा खरीदूंगा तो 20-25 दिन में आएगा, डाइंग प्रिंटिंग में 20-25 दिन लगते हैं, एम्ब्रॉयडरी में 10-15 दिन लगते हैं, स्टिचिंग में 10-15 दिन लगते हैं। तो अब ये पूरा प्रोसेस ना हमारा 90 to 100 डेज का है मिनिमम। अगर कोई बोलता है कि हम 40 दिन में 60 दिन में माल बना के सील के दे देंगे कपड़े से एंड प्रोडक्ट तक, ही इज जस्ट ब्लफिंग इट आउट। आपको कितना टाइम हुआ अपना ये काम करते हुए? हाउ ओल्ड वर यू व्हेन यू जॉइन्ड द बिजनेस? So, मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, सो आई डिड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम हियर इन गुड़गांव, और फिर 2017 आई थिंक आई जॉइन माय बिजनेस। बहुत ऑनेस्टली बताऊं तो 19 जून वाज द डेट आई स्टार्टेड। तो मैं 17-18 को सूरत गया एंड आई वाज क्रिस्टल क्लियर कि मुझे व्यापार ही करना है। एंड आई सेड माय फादर के So भाई almost मुझे, 8 years now. हाँ, यस यस, Okay. ऑलमोस्ट 8 So years। what was that one assumption in your mind that was changed when you joined the business? और एक होता ना कि जब आप hands on experience लेते हो, तो क्या ऐसी चीज थी जो आपको लगा कि यार
चीज़ें ऐसे नहीं ऐसे होती हैं, मतलब आई वाज जस्ट अज्यूमिंग, हम्म, क्योंकि जब आप गल्ले पे बैठने लग जाते हो, अगर वैसी भाषा में बात करें हाँ धंधे वाली, हाँ तो फिर चीज़ें आपको अलग पर्सपेक्टिव से दिखती हैं। कुछ है हाँ तो बताएं। हाँ। तो हैंड्स ऑन जाने के बाद जो मुझे सबसे पहले समझ आया ना भैया, हम्म कि जितना सरल बोलना है हम्म उतना सरल करना नहीं है। हम्म दैट चेंज माई माइंड, बिकॉज जब हम व्हेन आई वाज इन माई ग्रेजुएशन तो बीबीए फाइनेंस किया, हम्म ठीक है, बेसिक है। एवरीबडी जो बिजनेस है में जाना चाहता है वो यही करते हैं आजकल, हम्म बीबीए एमबीए, दैट्स द बेसिक हो गया है, जैसे पहले बीकॉम चलता था। तो बीबीए फाइनेंस किया है, तो मुझे जो बीबीए में हमने मार्केटिंग को देख के सोचा, पढ़ा, या एक्सपांशन को देख के, एंड एवरीथिंग व्हाट वी स्टडीड देयर, और हमने ये सोचा कि उस टाइम व्हाट, जो हमारा फैमिली बिजनेस एक एक लेवल पे था, तो मुझे ऐसा था कि भाई अब खाली जाना है और हम्म सिस्टम्स डालने हैं हम्म और हम सीधा स्केल कर जाएंगे। हम्म सो इट विल हैपन दैट वे, क्योंकि जो हम्म प्रोसेसेस हैं, एक्सपांशन है, जो वॉल्यूम पे होना चाहिए बिजनेस, वो सब गॉड्स ग्रेस मुझे वो मिला ऑलरेडी। माय फादर डिड द हार्ड वर्क, उनसे पहले मेरे ग्रैंडफादर डिड द हार्ड वर्क, सो आई वाज लकी इनफ टू हैव ऑल दैट। सो सेट दैट, उसको साइड रख के, तो जो प्रोसेसेस हैं, जो टाइम टेकिंग चीज़ें हैं, कि भाई नहीं, इट टेक्स टाइम टू बिल्ड लेगेसी, इट टेक्स टाइम टू बिल्ड थिंग्स। ऐसा नहीं है, रातों रात में नहीं हो जाता है कुछ भी। पूरा प्लान करने में भी आपको टाइम लगता है, एग्जीक्यूट करने में भी टाइम लगता है। सो इट इज़ नॉट एज ईजी एज थियरी वॉज। तो बिकॉज सबसे लोगों को पहली लगता है चीज़ कि यार ये फैमिली दिमाग, बिजनेस जो है ना हाँ बहुत इजी हाँ, है यस ना, यस। तो वो आप नहीं मानते कि भाई नहीं नहीं, उसमें ना इट्स नॉट इजी। बहुत ऑनेस्ट एक चैलेंज बताता हूँ, हम्म फैमिली बिजनेस ज़्यादा मुश्किल है। क्या अगर क्या क्या किसी चीजें मुश्किल होती हैं थोड़ा कि जैसे मेरे ग्रैंडफादर ने टेक्सटाइल का काम किया था उस टाइम पे ना, डाइड फैब्रिक ज़्यादा चलते थे, पोपलिन जो टर्बन में और पेटीकोट्स में यूज़ होता है। सो आई एम बेसिकली फ्रॉम बालोतरा, ठीक है, जोधपुर के पास है, 100-150 किलोमीटर दूर है। सो बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है ये। मारवाड़ी आदमी है और गुजरात में पले बड़े हैं, तो बिजनेस की जो समझ है वो उनके रग रग में है। तो दादाजी के पास पापा ने किया, तो 96-98 में ये लोग सूरत आ गए, ऑफ कोर्स बिजनेस अपॉर्चुनिटीज देख के करके, एंड फ्रॉम देयर हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो अब क्या होता है, ये सेटअप किसका है, फादर साहब का है या चाचा जी का है ना, मतलब उनका जमी जमाई है ना। तो अब क्या होता है, उन्होंने 20-25-30 सालों से उस व्यापार को जीरो से स्टार्ट करके देव ब्रॉट इट टू 10। फेयर इनफ। अभी जब मैं जाऊंगा, अब मैं जब जा रहा हूं तो वो ऑलरेडी 10वीं सीढ़ी पे हैं। आप समझ गए, 1 से 10 का सफर उन तीनों ने डिसाइड कर लिया, वो 10वीं सीढ़ी पे। अब मुझे उसको 10वीं सीढ़ी से 20वीं पे या 100वीं पे लेके जाना है। तो अब क्या होता है, जो सिस्टम्स हैं, जो प्रोसेसेस हैं, जो मेरे से एक पीढ़ी पहले की बैठी थी, उनको ये कन्विंस करना कि जैसे आप 25 साल से काम कर रहे थे, जी। वही काम को मैं इस तरीके से करूंगा, इज द बिगेस्ट चैलेंज फर्स्ट ऑफ ऑल। हाँ आप समझ रहे हो, हाँ क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस नहीं आता है आपके ऊपर, हाँ और वो जायज है। उसका रीजन क्या है, हाँ उनके प्रोसेसेस टाइम टेस्टेड है। हाँ जब वो आए थे तो वो खाली हाथ थे, हाँ ठीक है। जब उन्होंने यहाँ चालू किया तो उन्होंने थोड़ा अप गए, फिर एक गलती करी तो थोड़ा पीछे आ गए, तो एक नुकसान झेला और सीख लिया कि ये गलती नहीं करनी चाहिए। फिर थोड़ा आगे गए, फिर एक गलती की, तो ये तो अब उन 25 सालों में उन्होंने जो जो भी गलतियां करी होगी, शायद उनको ऐसा लग रहा है कि मेरे ये तरीके से शायद मेरे को वो वापस हो सकता है, उन्होंने वो ऑप्टिमाइज कर लिया। ऑप्टिमाइज कर लिया है, राइट। तो क्या यार, ये गड़बड़ हो सकती है। तो अब उनको कन्विंस करना कि भाई टाइम्स हैव चेंज्ड, मार्केट हैव चेंज्ड, डायनामिक्स हैव चेंज्ड। तो पापा बताते हैं कि उनके ज़माने में, उनके टाइम पे हाउ इट यूज्ड टू वर्क वाज कि 4 कलर या 6 कलर या 8 कलर, और वही कलर ना भैया 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 महीने तक चलते थे। जी। तो ही सेज के भाई, हमने अगर शिफली, फॉर एग्जांपल शिफली इज अ टाइप ऑफ वर्क, राइट। तो अगर शिफली में कोई डिजाइन बनाई है तो बोले 6 महीने तक वही डिजाइन बनानी है हमको, बस 6 महीने तक ये शिपले देखना के है कि, विजुअल्स वगैरह लगा देना यहाँ पे, हाँ, जो लोगों को समझ आए कि क्या यस होता है ऑफ कोर्स, शिपले। है ना। जी। तो लोगों को ऐसा, पर पापा बोलते हैं हम 6-6 महीने तक वो होते थे। और अब आज की मार्केट की आप बात करो, तो अगर कस्टमर आज आपकी दुकान में आके गया है और वो 6 दिन बाद आएगा, वो ये बोलेगा भैया ये तो पुराना है, बोलेगा भैया ये पुराना है। अब उनके लिए 6 दिन में माल पुराना हो गया, माल पर मुझे नया बनाने के लिए और 100 दिन चाहिए। आई नीड दैट 100 days टू गिव कस्टमर न्यू थिंग। तो उसमें क्या है, बहुत ज्यादा चेंजेस, इतने क्विक चेंजेस, डायनामिक्स एकदम बदल गए हैं। जैसे पापा लोग बोलते हैं, जैसे एथिक्स की बात है, अब ये बिजनेस का ऐसा है कि ये सिर्फ क्रेडिट पे चलता है भैया। एंड अगर मैं आपको क्रेडिट लाइंस बताऊंगा ना, द टाइम इजी कितने कितने क्रेडिट लग जाते हैं लोगों के, तो अगर मैं एवरेज, पूरी इंडस्ट्री का एवरेज निकालने जाऊं, एवरेज इन कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, इंडिया के पूरे टेक्सटाइल व्यापार का एवरेज कर दो आप,
हर लेवल के लोग, मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर, एवरीबॉडी, और एवरेज तुम्हारा पेमेंट कितने दिन में आता है, तो मेरे हिसाब से वो 90 दिन से नीचे नहीं होगा। कम से कम 90 दिन की उधारी तो देनी है आपको। आपको और ज्यादा अच्छा काम करना है तो आपको और ज्यादा उधारी देनी है। You have to give more discounts. वटाओ, फिर इसमें कैसा है, इट्स बिकॉज इट्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर, दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट फर्स्ट ऑफ ऑल, बट बिकॉज इट्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर, उसके अपने चैलेंजेस हाँ उसके अपने चैलेंजेस हैं, और उसके अपने चैलेंजेस ऐसे हैं कि जरूरी नहीं है एवरीबडी हु इज एजुकेटेड लाइक इन आवर जनरेशन उसको वो चैलेंजेस अच्छे लगे, बट वही चैलेंजेस की वजह से वहां पे पैसा है। सो ऐसे केसेस में जैसे अगर कोई बिजनेस डिसीजन आपको लेना है, सो उसमें क्या जीतता है, लॉजिक या सीनियरिटी? ये सवाल ऐसा है कि इसमें आई थिंक बीच का रास्ता जीतता है। वो कैसे कि जब अगर कोई चैलेंज, जैसे हम भी ऐसे ही करते हैं, हमारे पास कोई चैलेंज आता है तो हम, आई आस्क माय डैड, जैसे हमारे बिजनेस में क्या है, मेजर सेल्स और परचेजिंग मैं देखता हूँ, डिजाइनिंग और प्रोडक्शन सारा कृष्णा देखता है। ओके, ठीक है, तो अब हमको जब परचेजिंग करनी हो तो मैं मेरे पापा से पूछता हूँ कि आपको परचेजिंग करनी तो आप कैसे करते थे, क्या सिस्टम होते थे, कितने क्रेडिट लेते थे, कितने लोगों से आप सवाल जवाब करते थे, या कितने व्यूवरों से पूछते थे। तो वो अपना स्टाइल बता देते हैं कि हम तो 2 जगह बात करते थे, इतना दलाली है, इतनी वो है, वो हमको पता चल गया। अब फिर क्या करता हूँ मैं, आज की डेट में आज कैसे चल रहा है मार्केट, व्हाट इज टूडेज वटाव, आज का क्या सिस्टम है, तो वो मैं पापा को बोलता हूँ कि एक बार एक काम करो, आप अब इतने पुराने क्या है ये थोड़ा बताइए। वटाव का मतलब होता है डिस्काउंट, धारा धोरण, धोरण टर्म्स एंड कंडीशन, ओके, धारा धोरण, हाँ, ठीक है, तो इट इज लाइक दैट। धोरण मतलब कंडीशन, धारा मतलब टर्म्स, टर्म्स है हिंदी और इंग्लिश और कुछ भी नहीं है, लैंग्वेज का वो है। तो अब क्या 90 डेज की पेमेंट है, अब मैं आपको बोलूंगा भैया 90 डेज की पेमेंट है, मैं आपको 45 दिन में दे रहा हूँ, क्या धारा दोगे, सो व्हाट कैश डिस्काउंट यू आर गिविंग, ठीक है, तो वटाव क्या चलते थे, तो हमने मेरे पापा को पूछ लिया आपके टाइम पे क्या वटाव चलते थे, ठीक है, अब मैं उनको ही बोल देता हूँ कि एक काम करो, आप ही 4 दलालों से पूछ लो ना क्या रेट दे रहे हैं। तो अब क्या होता है भैया, इसमें 2 चीजें होती है, मेरे को ऐसा लगता है सबको भी ये करना चाहिए। क्या, सबसे पहले तो आज से 10 साल पहले मार्केट कैसे ऑपरेट करता था ये पता चल जाता है 5-7 मिनट में, क्योंकि पापा ने बता दिया आपको। जैसे जो भी अपनी फैमिली बिजनेस में जा रहा है अपने सीनियर से पूछ लो, तो उसने 5-7 मिनट में आपको मोटा मोटा बता दिया कि मैं ऐसे ऐसे खरीदी करता था और मेरे को ये डिस्काउंट मिलते थे। और उनको ही बोल दो कि अब आप 35-40 साल से यही काम कर रहे हो पापा, तो मेरे को ये खरीदना है, आप एक बार मेरे को रेट पता कर दो ना, या वटाव पता कर दो, धारा पता कर दो, ठीक है, फिर आप अपने ऑफिस पे जाओ, आपका जो सिस्टम है, सप्लाई चेन है, ब्रोकर्स हैं जिनसे आप परचेज करो, तो उनको बोलो कि भैया मेरे को ये खरीदना है, आप मेरे को रेट धारा धोरण दे दो। अब वो आपको जो रेट धारा धोरण देगा, और जो पापा के पास रेट धारा धोरण आई होगी आज की डेट की, पुराना तो आप भूल जाओ, बिकॉज वो गया, वो टाइम भी गया, वो सिस्टम भी गया। मैंने पापा को बोल दिया आज आप रेट लेके दे दो, मैंने भी रेट लेके दे दिया। अभी अब उसमें अगर मेरे को कहीं डिफरेंस दिखता है तो मैं मेरे वाले को बोलता हूँ, कि भाई गलत रेट दे रहा है तू। तो जो वो एडवांटेज है ना उनकी लेगेसी का, तो अब वो जिससे भी रेट लेंगे ना वो बोलेंगे भाई मैं 40 साल से काम कर रहा हूँ, तो एक वजनदारी बताओ तो दे, इतना तो दे, 120 दिन तो उधारी, यार वो बाजू वाला भी दे रहा है, वो भी फ्री में दे रहा है, तो आपको वहां पे एक अपर एज मिलेगा। तो वहां पे क्या करना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है अनुभव का और तुम्हारे करंट मार्केट का दोनों का मिश्रण करना चाहिए, यू शुड मिक्स बोथ थिंग्स। तो इवेंचुअली व्हाट यू आर ट्राइंग टू से कि अगर आप सीखने के लहजे से डिसीजन मेकिंग करते हैं, अपने लेगेसी जो बिल्ड जिन्होंने बिल्ड किया उनसे सीखने के लहजे से अगर आप करोगे तो डिसएग्रीमेंट्स बहुत कम होंगे और बीच का रास्ता कहीं ना कहीं निकल आएगा, और तो वो क्लैशेस नहीं मजा आएगा। क्यों मजा आएगा, क्योंकि करंट डेज में चैलेंजेस बहुत ज्यादा है। इतना मुश्किल व्यापार आज से 5 साल पहले नहीं था जितना मुश्किल आज हो गया है। क्या कारण है उसके, थोड़ा बताएं। कंपटीशन बहुत ज्यादा है या फिर कैसे? मतलब मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, पर 2-3 मेजर फैक्टर इज, एक तो कंज्यूमर बिहेवियर चेंज हो गया टेक्नोलॉजी के साथ। ओके, सोशल मीडिया बहुत फास्ट है तो इसलिए पूरा कंज्यूमर बिहेवियर, इंटरनेट के बाद आप टेक्नोलॉजी के अलावा यू कैन यूज द वर्ड इंटरनेट, वो ज्यादा अप्रोप्रिएट है। फिर दूसरा के जो गवर्नमेंट पॉलिसीज है, हाउ अराउंड द मार्केट इज गेटिंग डेवलप्ड, जो हमारी इकोनॉमी है, जो हमारा कल्चर है, वो सपोर्ट ही नहीं करता है बिजनेस मॉडल्स को। ओके, बट गवर्नमेंट तो बोलती है मेक इन इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, ये तो कैसा है भैया, आपको कोई फैसिलिटी मतलब कोई ऐसी सहूलियत नहीं है बिजनेस नहीं, आई डोंट थिंक सो। मतलब ऐसा है कि ये एक बेस्ट कंट्रोवर्शियल चीज हो सकती है, गवर्नमेंट के लिए सपोर्ट करिए बिजनेस को, पर इंडिया में बिजनेस तो ग्रो नहीं हो रहे, यही मेरा एक सवाल तो ग्रो नहीं हो रहे। मैंने एक पीछे पॉडकास्ट में भी एक सवाल पूछा था कि इंडिया के जो ब्रांड्स हैं वो ग्लोबल लेवल पे क्यों बाहर नहीं निकल के आ रहे हैं, क्या कारण हो सकते हैं उस चीज के, तो वो आप भी शायद उसी चीज से रेजोनेट कर रहे हैं कि बाहर नहीं आ रहा है। बाहर नहीं आ रहे हैं का रीजन है ना, देखो हमारे यहाँ पे सबसे पहले तो सिस्टम्स इतने खराब है
कंप्लायंसेस इतने खराब हैं। मतलब कैसे होता है, जैसे टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में ऐसा समझो आप कि 4 तरीके के डिपार्टमेंट लगते हैं। ठीक है, पोल्यूशन लगता है, ESIPF लगता है, ये लगते तो बहुत सारे हैं, मैं समझाने के लिए आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो ये 3-4 तरीके के वो लगते हैं, कंप्लायंसेस लगते हैं। अब कैसा है, एक फैक्ट्री में आपको कंप्लायंस तो सारे करने ही पड़ेंगे गवर्नमेंट के हिसाब से, तभी आप वो बिजनेस कर पाओगे। पर ये जो कंप्लायंसेस लगे हुए हैं गवर्नमेंट के, इनके जो एजेंसी हैं, इनके आपस में कोई तालमेल नहीं है। आप बात समझे? तो एक आप कह रहे हैं कि तो एक वन पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हो ऐसा कि जहाँ पे आप अरे एक जगह ऐसा अर्जी दें और हमेशा वहाँ सब ऐसा ही जगह हो होना जाए। चाहिए, हमेशा ऐसा ओके। ही होना चाहिए लॉजिकली। अगर आप बात करें, बाकी मुझे नहीं पता, अगर आप लॉजिकली जैसे समझो हम ESIPF देते हैं, ठीक है, अब ESIPF कंपनी के लिए कॉस्ट है, हमारे लिए 100% कॉस्ट है। कैसे बताऊं भैया, हम ESIPF काटते हैं लेबर का, हमें क्यों काटना पड़ता है? क्योंकि हमें डर है कि कंप्लायंस वाले आ जाएंगे, पेनल्टी है, और जो भी फिर लीगल प्रोसीजर है, हमें उसमें नहीं जाना, तो हमें देना है। अब हम किसी को भी जब हायर करते हैं, किसी को भी जॉब देते हैं, एम्प्लॉयमेंट, अभी जैसे टेक्सटाइल मार्केट ना, बहुत एवरीथिंग इज डेली वेज वर्कर वाले हैं। जैसे दिहाड़ी मजदूर होते हैं ईट सीमेंट वाले, वैसे ही टेक्सटाइल का बिजनेस भी चल रहा है। लोगों को लगता है कि भाई ये पगार है, बैंक में आ जाएगी, उसमें आ जाएगी, मंथ के एंड में मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। रोज लोग 200-300 रुपए के लिए सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे तक मेहनत कर रहे हैं, पोटले उठा रहे हैं। आप मार्केट में जाओ, 10-10, मतलब लिटरली भैया 100-100 किलो के पोटले होते हैं। और मैं तो बहुत हट्टा कट्टा हूँ, मतलब आई थिंक 30-40-45-50 किलो से ऊपर का आदमी नहीं होगा, वो 100 किलो का ठीक है, वो 100 किलो के पोटले उठा रहा है 10 रुपए के लिए। एक पोटले का। एक पोटले का 10 रुपए, उसमें भी वो 8वें मंजिल से सीढ़ी अपने कंधे पे पोटला डाल के पहले एक मार्केट से नीचे उतरेगा। ठीक है, या तो हाथ गाड़ी वाला है, या उसका अमेलगमेशन है कोई टेम्पो वाले के साथ, तो वो पहले इतना माल इकट्ठा करेगा कि एक टेम्पो लोड हो सके, नहीं तो उसको टेम्पो पड़ता नहीं खाएगा, उसको तो घूम फिर के 10 रुपए मिलना है। आप मेरी बात समझना, तो वो 8 माले से तो पहले पोटला लेके नीचे उतरेगा। फिर अगर लोकल डिलीवरी है और वो वाला मार्केट है 5 किलोमीटर दूर, तो वो यहाँ से जाएगा, या तो पैदल जाएगा या ऑटो टैक्सी में जाएगा, या उसका जो भी अमेलगमेशन किया हुआ है, उसने जो सिस्टम डाले हुए हैं, फिर वो मार्केट में 8वें मंजिल पे दुकान है। अभी मार्केट्स की क्या हालत है आपको मैं बताता 10 हूँ। रुपए के लिए इतना। ठीक है, अभी वो मार्केट, अभी वहां पे लिफ्ट है मार्केटों में, ऐसा नहीं है लिफ्ट नहीं है, पर 8 लिफ्ट है और 8,000 दुकानें हैं। ठीक है, तो वो पोटले वाला बोलेगा अगर मैं लिफ्ट का वेट करूंगा तो मेरे को 4 घंटा रुकना पड़ेगा। 4 घंटा, तो बहुत उसमें लोग 4 घंटे में तो मैं कितने पोटले निकाल लूंगा? तो वो क्या करता है, वापस वो यहाँ से 8 मंजिलें ऊपर चढ़ता है, फटाक से पोटला फेंकता है, अपना 10 रुपए लेता है, फिर भागता है, घूमता है कि वो पोटला फेंकना है, हाँ फेंकना है, लाओ 10 रुपए, फिर उसने पोटला उठाया, फिर क्या? तो वो पूरे दिन यही कर रहा है, वो हेमाली कर रहा है, वो रात को इकट्ठा करता है मुश्किल से 250-300 रुपए, वो 250-300 रुपए इकट्ठा कर रहा है। और द सैड पार्ट इज, ये लोग जब घर जाते हैं ना, तो इनका परिवार 4 लोगों का नहीं है, इनका परिवार 10-12-20 लोगों का है। उसमें जो फीमेल्स हैं वो भी यही काम कर रही है, फीमेल्स या तो कंस्ट्रक्शन साइट पे, और आदमी पोटले उठा रहा है। जो बच्चे हैं इवेंचुअली वो भी 2-5 साल में यही काम करने लग जाएंगे, और फिर हम कह रहे हैं कि ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, या इसमें वो नहीं है, मार्जिन नहीं है। अब फिर मुझे ये सब चीजें देख के, दिस ऑल चेंज्ड माई माइंड, मेरा लाइफ को लेके परसेप्शन ही चेंज हो गया है सब देख के। मतलब आप ऐसा समझो, सूरत एक इतना छोटा शहर है जिसमें 80 लाख पॉपुलेशन है, 2.5 से 3 लाख ट्रेडिंग की दुकानें हैं भैया, टेक्सटाइल 2.5 से 3 लाख दुकानें हैं, 500 से 600 डाइंग प्रिंटिंग की मिलें हैं। ठीक है, वीविंग के कितने यूनिट है, नंबर सा। वीविंग के कितने यूनिट है मुझे पता ही नहीं है। मतलब मुझे ऐसा लगता है, मतलब 2.5-3 करोड़ मीटर कपड़ा रोज नया बन रहा है, सारी क्वालिटी आप मिक्स कर दोगे, हर तरीके का कपड़ा मिक्स कर दोगे, ऐसा 2.5 से 3 करोड़ मीटर कपड़ा बन रहा है नया रोज। इतनी बड़ी इंडस्ट्री है जो पूरी अनऑर्गेनाइज्ड है, जिसमें कोई कंप्लायंस का लेना देना नहीं है। तो अब वो लेबर जो 250-300 कमा रहा है, वो PF ESI तो कटाएगा नहीं, हम इस पे थे, तो अब हम PS ESI काटना तो हमको क्या, पूरा हमको देना पड़ता है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल किसी की 300 रुपये दिहाड़ी है, 30 दिन के हिसाब से उसकी पगार बनी, उसमें जो ESI PF है वो हमको ऐड करना है, फिर उसके खाते में डालनी है, तो ताकि लेबर के जेब में उसको पूरा अपना वो 300 रुपए दिखे। बोलेगा भाई साहब मेरा पैसा कहाँ गया? वो तो 5 रुपए उसके आपने कम कर दिए, तो उसका एक दिन का खाना खत्म हो गया। आप समझ रहे हैं, 5 रुपए आपने कम कर दिए तो उसका एक दिन का चावल का परचेज था वो खत्म हो गया, तो आप वहां तो पैसा काट ही नहीं सकते। जैसे एक बहुत चैलेंज आता है मेरे को, मैं आपको बताता हूँ। अभी एक नॉर्म है कि एक GST नंबर पे आप 2 फर्म्स रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है, बहुत सिंपल है, इसमें कुछ रॉकेट साइंस ऐसा है नहीं, ये गवर्नमेंट का ही नॉर्म है। अभी मैंने एक ही GST नंबर पे 2 फर्म रजिस्टर करी हुई है। अब मैं एक बैंक के पास जाता हूँ कि मेरी 2 अलग अलग बिजनेस है, मेरे को 2 करंट अकाउंट खोलने हैं,
बैंक बोलती है 2 कहाँ है आपका, तो एक ही जीएसटी नंबर है। हम्म, अरे भाई, वो ये लॉ है गवर्नमेंट का कि आप एक, मतलब क्योंकि मैं प्रोप्राइटर हूँ, एक ही आदमी मल्टीपल बिजनेस कर सकता है ना, इट्स लॉजिकल। तो ऐसा तो है नहीं कि कुछ मैं नया कर रहा हूँ। तो मैं कहा अरे वो नॉर्म है कि नहीं सर, बैंक वाले तो अकाउंट नहीं खोलेंगे। वो अब मेरा अकाउंट खोला उन्होंने, जैसे निराकार एंड सलवट। सो निराकार एंड सलवट जो जीएसटी सर्टिफिकेट पे नाम है, वही नाम से बैंक अकाउंट खुलेगा। अब मेरे को वो चैलेंज है कि यार, बिकॉज अब मेरे को करंट अकाउंट नहीं खुल रहा है और मेरे दोनों बिजनेसेस अलग हैं, मेरे को पेमेंट्स अलग रखने हैं, मेरे को सिस्टम अलग रखने हैं, पेपर वर्क अलग रखने हैं। अब मैं किसको कन्विंस करने जाऊं कि मेरे को अलग खाता खोल के दो? तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ा? मुझे उसके लिए दूसरा जीएसटी नंबर लेना पड़ा। फिर अब ये तो मेरे लिए खर्चा हुआ। अब लोग बोलेंगे खर्चा कैसे? अरे भाई, फाइल करना पड़ता है, रिटर्न करना पड़ता है, पेपर वर्क करना पड़ता है। सो देर आर डिफरेंट सिस्टम्स इन प्लेस जो भी करने पड़ेंगे। तो मेरे लिए तो खर्चा बढ़ गया। तो गवर्नमेंट का जीरो सपोर्ट है। एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता है इसके पीछे का एक और बहुत बड़ा ब्रॉड अपन लगाए ना कि ऐसा क्यों है। So basically, you know what I feel, there is one thing that the not just this one, all the governments of all the countries do very well is the way they collect the taxes. There are no leakage, almost no नो leakage. लीकेजेस। है ना? अभी तो ऐसा है, इतना फोर्टिफाइड है that you know even if you think कि भाई आप टैक्स बचा लोगे, वो ऐसे कोई लूप होल्स नहीं छोड़े। हाँ। अगर आपका इंटेंशन वो कलेक्शन में उतना है, तो आपका इंटेंशन जो कंप्लाइंसेस हैं, जो व्यापार करने के तौर तरीके हैं, उनमें भी उतना ही होना चाहिए। हाँ। अगर आप चाहते हैं कि भाई आपकी इकोनॉमी फ्लरिश और आगे करे। बढ़े, ठीक है? मेरा जो एजेंडा रहता है, लाइक मैं वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई डू पॉडकास्ट इज बिकॉज आई वांट to learn first, and then I want to, you know, understand what are the reasons and what are the ways we as a country can grow on on levels that other countries are growing. अभी अगर आप मैंने पहले भी ये बात बोली है, एक पॉडकास्ट पे हमारे एक गेस्ट भी थे, उन्होंने भी बात बोली थी कि चाइना हमसे 100 साल से भी ज़्यादा आगे है। तो ये बात बहुत ज़्यादा लोगों को सही नहीं लगी थी। मेरी कमेंट नज़र सेक्शन में बोल रहे थे कि यार आप आप 100 बोल रहे हो, मैं हैं। उसको करेक्ट करके आई थिंक वो 500 साल आगे हमसे। हाँ, सो और आप इंडियन बिजनेसमैन हैं, इंडिया में बिजनेस करते हैं और एथनिक वेयर आप बनाते हैं, आप देश की ज़मीन से जुड़े हुए हैं, बराबर? और लोगों को क्या लगता है, उन्होंने कमेंट सेक्शन में ये बोलना स्टार्ट किया कि यार सरकार बोल रही है मेक इन इंडिया, ये चाइना चाइना की बातें कर रहे हैं। मुझे जहाँ तक लगता है कि भाई जब आप देश की तरक्की चाहते हैं, तो आपको अपने जो डिफरेंसेस हैं उनको एक तरफ करके आपको समझना चाहिए कि सामने वाली जो कंट्री है वो इतना ग्रो कैसे कर रही है। करेक्ट। माई इंटेंशन वॉज दैट, और सेम इंटेंशन मेरे गेस्ट का था, बट लोगों को ये लगा कि यार ये तो बस चाइना चाइना प्रमोट कर रहे हैं। हाँ। और अब जो आपने बोला था ना कि फास्ट अंडरस्टैंडिंग, अब उतनी अटेंशन नहीं है, तो दैट इज देयर इज अ लैक ऑफ अटेंशन। कि लोगों को ज्ञान नहीं है। और मैं ये नहीं कहता कि ज्ञान नहीं है तो कमेंट मत करो, कोई बात नहीं, करनी चाहिए। जिज्ञासा इज गुड थिंग। आपकी क्यूरियोसिटी हमको मोटिवेट करती है कुछ नया और रिसर्च करके ढूंढ के आपको जवाब देने के लिए। बट जब आपको यू डोंट हैव द नॉलेज, तो पहले मेरे को ऐसा लगता है आप क्या करो, 2 5 10 वीडियो देख लो, 2 2 घंटे के, 4 4 घंटे के। पहले समझ लो कि जो वो वर्ड है वो क्या है, जो अगले का कॉन्टेक्स्ट है वो क्या है। देखो, हर पर्सपेक्टिव के पीछे एक स्टोरी होती है। आज अगर मैं बोलता हूँ कि इंडिया का टैक्स सिस्टम अच्छा है ही नहीं, इट इज़ नॉट सपोर्टिंग द बिजनेस, तो उसके पीछे कोई स्टोरी होगी। आदमी ऐसे ही तो तर्क वितर्क करता नहीं है, राइट? उसके पीछे कोई स्टोरी होगी। तो कोई भी कमेंट या कोई भी चीज़ जब तुम डिसएग्री करते हो और तुम्हें लगता है यार ये तो गलत बोल रहा है, ये प्रमोटिंग है, तो फिर जब आपकी क्यूरियोसिटी है कि वो राइट होना चाहिए, तो मेरे को ऐसा लगता है पहले वही एनर्जी को जस्ट स्ट्रेट डाइवर्ट कर दो उसको रिसर्च में। और 2 5 घंटा रिसर्च किया, अब कमेंट करो कि भैया आपने ये बोला था बट स्टैट्स ये है और इसका मतलब ये है, एंड यू आर रॉन्ग। डोंट स्प्रेड रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। आप बहुत बड़े ब्रांड्स के साथ भी काम करते हैं, उनके लिए मैन्युफैक्चर भी करते हैं, यस। तो उनके साथ काम करने के फायदे और नुकसान के बारे में थोड़ा बताइए। फायदे ये हैं कि उनके पास एक बहुत बड़ा डेटा का बैंक है। थोड़ा बैकग्राउंड दे देता हूँ। जितने भी एथनिक वेयर में आप जो भी ब्रांड्स देखते हो इंडिया में, जो भी ऑनलाइन या ऑफलाइन बेच रहे हैं, ये उन सब के लिए या तो बना चुके हैं या अभी भी करंटली बना रहे हैं। एनडीए के हिसाब से हम नाम नहीं ले सकते। हाँ, yes. तो प्लीज कंटिन्यू। तो ब्रांड्स के पास क्या होता है? डेटा। कि मेरे प्रोडक्ट का डेटा, कंज्यूमर का डेटा, क्या चीज़ पसंद आ रही है, कौन से सीज़न में चल रहा है, कौन से सीज़न में नहीं चल रहा है, वो ब्रांड्स के साथ काम करने का एक अप स्केल होता है। डाउन स्केल ब्रांड्स के साथ काम करने का, तो वो तुम्हें जॉब वर्कर समझ लेते हैं, वो तुम्हें बिजनेसमैन नहीं समझते।
और वो उतने मार्जिन्स भी नहीं छोड़ते हैं तुम्हारे लिए, ओके, क्योंकि अगर वो हमारे लिए मार्जिन्स सो इट्स छोड़ेंगे, मोस्टली डाउन साइड। अगर एज अ बिजनेसमैन बोलूं, मेरी मेंटालिटी का बिजनेसमैन बोलूं, तो आई डोंट प्रेफर वर्किंग विद ब्रांड्स, क्योंकि ब्रांड्स को अपनी इमेज बनानी है यार। देखो, कोई आदमी बिजनेस क्यों करता है? जैसे वाई एम आई डूइंग माई ओन बिजनेस, मुझे मेरी ब्रांड बनानी है, इसलिए मैं बिजनेस कर रहा हूँ। जब मैं ब्रांड्स के साथ काम करूंगा और वो मुझे मेरी ब्रांड ही नहीं बनाने देगी, तो फिर मुझे उसके साथ काम करने का फायदा क्या हुआ? हाँ, अभी आप ऐसा है कि बिकॉज आई एम इन टू मैन्युफैक्चरिंग और हमारे फैक्ट्री के सेटअप्स है और हम वाइट लेबलिंग भी करते हैं, सो देर आर डिफरेंट बिजनेसेस। तो अब हम जहाँ वाइट लेबलिंग करते हैं ना, वो बिजनेस का पर्पस ही वाइट लेबलिंग का है। वहाँ मेरा पर्पस यही है कि मैं ब्रांड्स को सील के दूं, क्योंकि ब्रांड्स खाली अपने लिए नहीं सील सकती है, उनको जो क्वांटम सेल है, उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उनके जो एसओपी सेट हो गए हैं, इतना हम वो स्केल पे हम नहीं जा पाएंगे। तो मैं एक ऐसा व्यापार सेट कर लूँ जो ब्रांड्स के लिए हो। पर एज अ पर्सनल बिजनेस ओपिनियन आप मांगोगे तो ब्रांड्स के साथ काम करना इज ओके, आपको कुछ सीखना है, 2-5 साल अच्छे से काम करो। पर लॉन्ग रन अगर आप एक बिजनेसमैन हो तो आप खुद ही हट जाओगे, आप खुद ही वहां से हट जाओगे। जो जैसे बड़े ब्रांड्स आपके आपके साथ काम करते हैं, तो वो अपने डिजाइन्स भी देते हैं आपको कि ये डिजाइन हमें बनाने हैं, या उनके लिए डिजाइन्स भी आप बना रहे हैं? नहीं नहीं, हम एंड टू एंड काम हम ही करते हैं। ओके, हाँ, सो इन वो अ वे सिर्फ सिलेक्शन उनको करते हैं। पता भी नहीं है कि कौन सी डिजाइन बन रही है Yes. ब्रांड के लिए, नहीं नहीं, दे डोंट राइट? नो व्हाट वी आर डूइंग। तो हाँ, उसके ये बाद आप अलग बना है। के कैटलॉग भेजते हैं कि दिस इज व्हाट इज हम्म, रेडी फॉर यू। या वी गो टू देम या दे हाँ, कम टू अस, इट्स लाइक फिजिकल मीटिंग हाँ, एंड नथिंग इज, देन दे विल पिक। देन दे विल पिक, देन दे विल कंफर्म, देन हमको हमारे कुछ एमओक्यूज होते हैं। सो इट डिपेंड्स हम क्या स्केल पे काम कर रहे हैं। तो हर चीज हर जगह पे स्केल एक बहुत बड़ा मैटर करता है, हमको क्या रेंज है, या सामने वाली ब्रांड हमको क्या क्वांटिटी दे रही है प्राइसिंग के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो कैसा होता है, अगर आप बहुत बेसिक बात कर रहा हूँ, तो हम डिजाइनिंग करते हैं, हम 50-100 सैंपल बना लेते हैं, हमें 50-100 सूट बना लिए, ठीक है। तो अब लोग बोलेंगे यार इतने सारे बनाने पड़ते हैं, हाँ बनाने पड़ते हैं। ब्रांड के साथ काम करने का एक ये भी डाउन स्किल है कि यू विल हैव टू गिव देम अ लॉट, क्योंकि वो ब्रांड है, उनके पास डेटा है, उनके पास सेल है, तो उनके पास एक अपर हैंड होता है हमेशा, और वो रहेगा ही। आप उतना डेटा ही नहीं ला पाओगे, आपके पास वो फंड्स ही नहीं है। जो फंड्स उनके पास है, तो आप वो कभी उनके साथ कम्पीट कर ही नहीं सकते, इट्स आउट ऑफ द क्वेश्चन। तो उनके पास सेल है, तो सेल का अपस्केल रहता है। तो अब वो बोलेगा ना कि भाई नहीं यार, 50 में तो नहीं समझ आ रहा है, आप थोड़े और मेक मोर, ये नहीं अच्छा है, वो नहीं अच्छा है, तो आपको वो सब टैंट्रम्स आपको झेलने पड़ेंगे। सो यू हैव दैट थिंग। तो हम डिजाइनिंग कर लेते हैं, 50-100 सैंपल सेट बना लेते हैं, ठीक है, एक एक पीस खड़ा कर लिया हमने। फिर या तो हम चले जाते हैं उनके ऑफिस पे, या वो आ जाते हैं हमारे ऑफिस पे, राइट। सो इट्स अ फिजिकल सेटअप, हम फिर पूरा डिस्प्ले कर देते हैं एक शोरूम की तरह। आप ऐसा समझो, कस्टमर है, हम बैठे हैं, एवरीथिंग्स देयर, हम लोग दिखा रहे हैं ये चीज़ है, ये वो है, फिर वो उसमें से पिक करता है। फिर हम वो पिक करते हैं, फिर हमारे एमओक्यूज होते हैं, हमारे सिस्टम होते हैं कि भाई ये रेट रेंज है, इतना है, ये क्वांटिटी में इतना है, ये क्वांटिटी में इतना है। टाइम ले लेते हैं हम उनसे, टाइम में बफर ले लेते हैं। अब एवरेज आपको मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि भाई कम से कम 90 दिन तो चाहिए ही चाहिए, उससे नीचे तो हो ही नहीं सकता है। तो बस फिर उनका सारा अप्रूवल आ गया, उसके बाद हम हमारी मैन्युफैक्चरिंग चालू कर देते हैं। जो विंटर कलेक्शन होता है, हाँ वो आप समर्स में बना के, विंटर कलेक्शन इज, आई थिंक यू डोंट मेक विंटर हाँ, कलेक्शन, तो नॉट फॉरगेट इन, दैट। हाँ सो जो फेस्टिव कलेक्शन जो आप बनाते हाँ हैं, हाँ तो वो आप पहले हाँ, मतलब हम बारिश ऐसा से पहले समझो आप, बना देते हैं, हम हर टाइम ना 5 महीने पहले चल रहे होते हैं हर जगह से। 5 महीने पहले। 5 महीने पहले, ये बहुत सेफर साइड, 3-4 महीने पकड़ लो तो कम से कम इतना तो लगता ही है। क्यों? जनवरी में जो माल बेचना है मेरे को, वो अगर मेरे पास नवंबर से भी पहले, हाँ, तो हम क्या करते हैं, दिवाली के पहले ही मैं मेरी समर की परचेजिंग कर लेता हूँ, बिफोर जो दिवाली, मटेरियल जो जो रॉ मटेरियल है, समझ रहे हो। अब जब कपड़ा मेरे हाथ में वो टाइम पे होगा ना, तब मैं समर में जाके डिलीवरी दे पाऊंगा फॉर माई ओन ब्रांड्स, बिकॉज वो एक प्रोसेस है। तो हम हमेशा 4-5 महीने आगे ही होते हैं, मतलब हमको इट्स ऑलवेज अ फोरकास्टिंग कि भाई समर बना रहे हैं तो फिर ये बनाओ, फेस्टिव बनाना है तो ये बनाओ। अब जब हम मार्च में होंगे तो हम फेस्टिव की तैयारी कर देंगे, जो हमको राखी, दिवाली, अगस्त इनमें बेचना है। जैसे दिवाली आ गई, हम वापस गर्मी की तैयारी करेंगे। तो हम हमेशा 4 to 5 months आगे चलते हैं, ओके चलना ही पड़ता है, नहीं तो फिर हम लेट हो जाएंगे मार्केट के लिए। ओके। लेट्स से ऑडियंस में से कोई अपना एथनिक वेयर का ब्रांड बनाना चाहता है, ठीक है। ठीक है, तो उसके लिए उनको क्या करना चाहिए? जैसे आपके पास अगर कोई आता है, तो उनको एमओक्यू आप कितना दोगे? उनका बजट कितना होना चाहिए? ये सारी चीज़ें आप थोड़ा बताइए। तो देखो, सबसे पहले अगर कोई सिंगल आदमी है, किसी को प्रोप्राइटरशिप बिजनेस करना है, नाउ ही स्टार्टिंग बिजनेस, वो है नहीं बिजनेस की लाइन में, एक्यूमेन में, और वो ये एंटरप्रेन्योरशिप का लहर चली है, और उसको ऐसा लगता है कि नहीं मैं भी कर सकता हूँ और मेरे को ये करना है। बहुत
एनकरेजिंग वर्ड्स नहीं आ रहे हैं आपकी तरफ से वैसे। पर एक्चुअली देखो भैया क्या होता है, लाइक हम यहाँ पे बैठे क्यों हैं कि हम यहाँ हाँ। पे बैठे हैं हमारी ऑडियंस को, या जो लोग देख रहे हैं, या जो अपना 1 1.5 2 घंटा निकालेगा हमारा वीडियो देखने के लिए, उसको एक्चुअली ऑनेस्ट आंसर तो मिलना चाहिए ना। हम्म। सो माई पर्पस ऑफ गिविंग एवरीथिंग इज, मेरा जो ऑनेस्ट ओपिनियन है, जो मुझे लगता है, मैं वो दूंगा कोई भी कंज्यूमर को, ठीक है। तो अब अगर फिर हम लेट्स गेट बैक के, किसी को करना है व्यापार ये ट्रेंड देख के, राइट। हाँ। तो अब अगर किसी को व्यापार करना है तो सबसे पहले ना उसको अपने आप को दुनिया से कट कर देना चाहिए, मेरी नज़र में, थोड़े टाइम के लिए, 4 5, मतलब ही यूज आइसोलेट कर लो अपने आप को, और फिर सोचो कि क्या करना है। फिर तुम्हारे दिमाग में 3 4 आइडियाज आए कि हाँ भाई ये आइडियाज है मेरे दिमाग में। फिर मुझे लगता है आज की जनरेशन में ना जो सबसे ऐसा पार्ट है जिसकी वजह से आज की जनरेशन खुल के व्यापार नहीं कर पा रही है, वो क्या है पता है? इनसिक्योरिटी। तो लोगों को लगता है मेरा आइडिया कॉपी हो जाएगा, मैं डिस्कस नहीं कर सकता, मैं उसको नहीं बता सकता, यार वो कर लेगा तो उसके पास तो पैसा है, वो निकाल लेगा तो वो कर लेगा। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ आज की डेट में कि आइडिया कॉपी हो जाएगा जैसा अब कोई प्लेटफॉर्म नहीं बचा है। होगी नए बिजनेस की बात। मैं हाँ बोल रहा हूँ किसी ने ये डिसाइड कर लिया है कि उसको एथनिक वेयर ही बनाना है, हाँ फीमेल विमेन ओके एथनिक वेयर बनाना है, और वो आपके पास आते हैं कि भाई मुझे माल चाहिए। तो आप मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी आपकी क्या रहती है, और आप एज अ बिजनेसमैन हु इज बीन देयर फॉर एजेस, लाइक आप राइट। थर्ड जनरेशन हाँ बिजनेस कर रहे हैं, तो आप क्या सलाह देना चाहोगे कि कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको, डूज एंड डोंट्स क्या हैं तो आपके? मैं पहले बिकॉज सबसे आपके पहले, लिए कस्टमर है, हाँ, राइट, माइट नॉट बी अ बिग वन, बट यू नो कस्टमर इज माइट हैव कस्टमर भैया, पोटेंशियल बिग टू स्मॉल बिकम नहीं है। हाँ बिग। तो ऐसे कस्टमर को आप कैसे तो हैंडल मैं करोगे? सबसे पहले ना उनको एक ये एडवाइस दूंगा कि आप मुझे डेमोग्राफिक बताओ कि आपको वो बेचना कहाँ है माल, राइट। तो चंडीगढ़ में जो माल बिकता है वो दिल्ली में नहीं बिकता, दिल्ली में जो बिकता है वो जयपुर में नहीं बिकता, जयपुर में जो बिकता है वो बॉम्बे में नहीं बिकता, बॉम्बे में जो बिकता है वो बैंगलोर में नहीं बिकता, ठीक है। जो गुड़गांव में फैशन चल रहा है वो दिल्ली में नहीं है, जबकि इनके बॉर्डर्स तो एकदम पास में है। तो सबसे पहले आपको डिफाइन करना है व्हाट इज योर डेमोग्राफिक्स, कि आपका माल कहाँ जाने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट। कौन से सीजन में आपका माल जाने वाला है। जब आपने ये 2 चीज डिसाइड कर ली, फिर आपको तीसरा ये डिसाइड करना है कि कौन से आदमी के पास, मतलब हु इज योर पोटेंशियल कस्टमर। आई मीन आप किसी को 10,000 का एवरेज वैल्यू देख रहे हो वो आपका कस्टमर है, 5,000 का देख रहे हो, 15,000 का देख रहे हो, तो जो तुम्हारा कस्टमर है उसकी पॉकेट कितनी बड़ी है वो देखो। जब अगर आपने वो देख लिया, सो यू हैव सीन 3 मेजर पिलर्स। आपने अपना कंज्यूमर देख लिया, आपने अपने कंज्यूमर का डिस्पोजेबल इनकम देख लिया, तो यू मार्क्ड योर पोटेंशियल कस्टमर्स, राइट। एंड आपने ये अपना डेमोग्राफिक्स देख लिया कि कहाँ पे मेरा माल बिकता है। उसके हिसाब से आप आपका कलेक्शन का सिलेक्शन कर लीजिए, चॉइसेस कर लीजिए। अब नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट मी, व्हेन यू कम टू मी, सो आई एम इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एथनिक वेयर, और हम होलसेल का भी काम करते हैं और हम रिटेल का भी काम करते हैं। सो वी हैव 2 डिफरेंट बिजनेसेस, हमारा अलग अलग चलता है दोनों बिजनेसेस, ठीक है। तो अब अगर मेरे पास कोई आता है टू बाय प्रोडक्ट्स फ्रॉम मी, फ्रॉम माय होलसेल सेटअप, तो हमारे एमओक्यूज क्या होते हैं कि 10 सेट, मतलब 40 पीसेज ऑफ कुर्ती या 60 पीसेज ऑफ कुर्ती फ्रॉम माई रेडी स्टॉक, फ्रॉम माई रेडी डिजाइन, फ्रॉम माई रेडी कलेक्शन जो है। फिर अगर आप कस्टमाइजेशन की बात करोगे तो उसमें मेरे को, व्हाइट लेबल करके देंगे आप वो हाँ 40 जो आप आपसे ले रहे हैं? वी कैन, मतलब आई कैन डू वाइट लेबलिंग इन दैट। ओके। हाँ, बट उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। आपकी लेबलिंग करके दूंगा मैं, आपकी ब्रांडिंग कर, मतलब आपकी टैगिंग करके दूंगा मैं, पर आप उस प्रोडक्ट में कोई चेंज मांगोगे वो नहीं दे पाऊंगा मैं। वो प्रोडक्ट आपको वैसा ही चेंजेस मिलेगा। कैसे कैसे हो सकते हैं? अरे जैसे अब कोई आप बोलो कि जैसे आपको मेरा एक वाइट कलर का सूट पसंद आया, ठीक है, उसमें येलो ग्रीन और ब्लू कलर है, आप बोलो भैया मेरे यहाँ पे ना ब्लू कलर नहीं चलता है, आई डोंट वांट दिस कलर, आप ये कलर की जगह पे दूसरे कलर का एम्ब्रॉयडरी डाल दो, वो नहीं कर पाऊंगा मैं। रेडी स्टॉक है अपने ये पास। 400 पे आप कर सकते हो, 400 का ऑर्डर आएगा हाँ, तो ये रेडी 420 स्टॉक पे का मिल ऑर्डर जाएगा। आएगा तो कर सकता हूँ, पर वो रेडी कब पे भी। करूंगा मैं? वो रेडी पे भी नहीं होगा ना भैया। फिर वो क्या होता है जब हम ऐसे एज अ किसी का एमओक्यू पे कस्टमाइज काम करते हैं ना, तो हम फिर उसके लिए सैंपल बनाते हैं। हमने उसके लिए डिजाइनिंग करी, वो बता देता है भैया मैं 420 कुर्ती लूंगा आपसे, तो हम आपके लिए 2 5 10 सैंपल बना देते हैं, आपको दिखा देते हैं, आप आपकी रेंज बता देते हो, हम उस रेंज में आपके लिए सैम्पलिंग कर देते हैं, फिर हम आपसे वो अप्रूव करवा लेते हैं, हम आपसे ऑर्डर ले लेते हैं। पर इसमें क्या होता है, एमओक्यू के सेटअप में हमको मिनिमम 400 कुर्तीज चाहिए, प्लस हमको एक गारंटी चाहिए, क्योंकि मेरे को, आपको जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, मेरा 100 दिन का माल बनाने का प्रोसेस है।
90 दिन है, अपन 100 दिन बोलते हैं उसको ताकि समझ आए लोगों को। अब अभी हम जब मेक टू ऑर्डर, जब मैंने एमओक्यू ले लिया 420 का, मैंने मेक टू ऑर्डर का काम कर लिया, अब मैं 100 दिन बाद माल दूंगा, 100 दिन बाद तो मार्केट बदल गया। आपने गर्मी में ऑर्डर दिया और आपको माल मिलेगा सर्दी में, आपने माल तो गर्मी का लिया है, तो मेरे को अश्योरिटी चाहिए होती है। तो पर ऐसे कामों के लिए क्या होता है, जो हमारे पास कंज्यूमर भी आता है वो भी हमारी तरह 4 महीने पहले चल रहा होता है, तो वो गर्मी में आता है सर्दी की खरीदी करने, सर्दी में आता है गर्मी की खरीदी करने, फेस्टिव की खरीदी करने, वो इस टाइप से चलते हैं। तो मिनिमम 400 पीसेस का एमओक्यू होता है, हम वो प्रोडक्शन करके दे देते हैं। मेड टू ऑर्डर, मेक टू कस्टमाइज कराना है आपको। अगर आपको जस्ट इफ यू वांट टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, आपको रिटेल चालू करना है, ऑनलाइन चालू करना है, आपको अदर उसमें चालू करना है, तो आप आ सकते हैं। हमारा जो होलसेल सेटअप है, हमारे पास जो भी डिज़ाइन होंगे हम आपको सारा कुछ परोस देंगे थाली में, जो पसंद आए वो आप ले हाँ, लीजिए। तो पिछले पॉडकास्ट में एक दो मैन्युफैक्चरर्स के साथ हमने किया था, बहुत सारे लोगों ने बोला कि भाई हमें मैन्युफैक्चरिंग करवानी है, हाँ कैसे करवाएं। तो अब विनय जी का कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दे sure, देंगे, हाँ वहाँ से अगर किसी को कांटेक्ट करना है, अगर अपना बिजनेस चालू करना चाहते हैं तो हाँ कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर बिल्कुल श्योर। सो आप बता रहे हैं ट्रेडिंग से बिजनेस स्टार्ट हुआ था, करेक्ट? आपके यस ग्रैंडफादर ने ट्रेडिंग यस से स्टार्ट यस किया था, यस तो मैं बीच बीच में वापस हाँ आता रहता हूँ। हाँ यस। तो ट्रेडिंग से स्टिचिंग वाले बिजनेस में हाँ कैसे आए और ट्रांजिशन कैसे हुआ, ये हाँ क्या तो था, वक्त की दरकार क्या थी वो? तो इट इज लाइक, क्या बोलते हैं आप इसको, बोल सकते हो कि हमने फेजेस में ट्रांजिट किया है, हम्म, ठीक है। और हमने फेजेस में ट्रांजिट करते हुए पुरानी जनरेशन को उनका काम करने दिया है, ओके, और नई जनरेशन ने एक्सपेंड अपना किया काम है, कर लिया है। एक्सपेंड किया है हाँ चीजों को। राइट। तो अब जैसे दादाजी जो काम करते थे, तो जब डैड बिजनेस में आए तो उन्होंने दादाजी का काम तो ले ही लिया जो वो करते थे, और ही एक्सपांडेड इनटू मोर वेराइटीज, मोर जी, प्रोडक्ट्स। और जैसे उस टाइम पे क्या फैब्रिक चलता था, ठीक है, उस टाइम पे ना फीमेल हो चाहे मेल हो, उस टाइम पे अनस्टिच कपड़ा ही बिकता था। सिलाइयाँ लोग घर पे ही करते थे, सिलाइयाँ बाहर नहीं समय होती था थी, पहले भाई लोगों के ठीक है। पास। लोगों के पास समय की बात नहीं है, पर वो टैलेंट थे। हाँ, आप समझ रहे हैं कि लेडीज हैं जो बुनाई का, वुलन का, ये हर चीज का सिलाई काम ना कढ़ाई। सब सब घर पे ही होता था। आज भी है, जैसे अब दादा दादी दोनों नहीं रहे, पर आज दादी दादी के हाथ के बने हुए पिलो कवर्स हैं, हमारे नाम लिखे हुए हैं उस पे हिंदी से, उन्होंने कशीदे से, सो ऑल दैट। तो लोग घर पे ही करते थे, तो खाली फैब्रिक ही चलता था उस टाइम पे, है ना। तो हमने फैब्रिक, दादाजी ने फैब्रिक दिया। फिर उस टाइम फिर एक चेंज आया। चेंज क्या आया कि जैसे वेस्ट चलती है आजकल, वो स्लीव्स वाली वेस्ट चलती है, वो ट्रेंड आया। तो पापा ने क्या किया, घर पे ही मशीन डाल दी सिलाई की, और उन्होंने वही चीज की वेस्ट बनानी, लुंगी बनानी चालू करी। क्योंकि क्या करना होता था, एक सिलाई तो करनी होती थी, वो बन जाता था। आप गला काट दो ऊपर से और नीचे से सिलाई कर दो, वो बनियान बन गया आपकी, लुंगी बन गया आपकी, कपड़ा बन गया आपका। तो उन्होंने वो चीज चालू करी। अभी होता क्या था, सुबह माल बेचते थे और रात को सिलाई करते थे। अरे क्योंकि मजा आता था ना, उनको मजा आता था वो चीज में, क्योंकि पता है कि अभी जितनी भी मैं सिलूंगा वो सुबह जाके बिक जाएगी। हाँ बिक जाएगी, राइट। तो एक वो मोटिवेशन रहता है। और हाँ, उनकी बात करें तो ही केम इनटू बिजनेस व्हेन ही वाज 14। सो माय चाचा, माय पापा, ये लोग जब 14 15 16 17 साल के थे हाईएस्ट, हाँ, ठीक है। तो मेरे सबसे छोटे चाचा वो 17 साल के थे, तो वो आ गए व्यापार में। तो 14 15 16 सालों से ये लोग आ गए। तो फिर उस टाइम क्या होता है, बिकॉज ऑफ द एज, अडोलेसेंस की वो होती है, आपके पास एनर्जी बहुत होती है, यू आर ऑलरेडी मोटिवेटेड बिकॉज ऑफ द एज। आप समझ रहे हो, आपके शरीर में वो ऊर्जा है पहले से। सही बात। तो फिर उन्होंने वो वहां पे शिफ्ट किया, वहां चेंज किया सब। अब वहां पे एक होराइजन आ गया कि भाई यहाँ पे इतना ही काम हो सकता है। दादाजी की तबीयत भी खराब रहने लगी, तो उन्होंने वो रिटायरमेंट ले लिया, उन्होंने सोशल वर्क करने लगे। पापा वहाँ का बिजनेस देखने लगे। मेरे दोनों चाचू सूरत आ गए, ठीक है। अभी मेरे दोनों चाचू सूरत आ गए। इन लोगों ने यहाँ पे जॉब्स किए, लोगों के यहाँ पे काम किए, दूसरे फैमिली मेंबर्स के यहाँ शॉप में काम किए, फैक्ट्रीज में काम किए, और उन्होंने अलग अलग बिजनेस सीखे। फिर यहाँ पे आके पता चला, अच्छा यहाँ तो ये इंडस्ट्री भी है, डाइंग प्रिंटिंग भी है, दिस एंड दैट एंड एवरीथिंग। तो डू यू माय ग्रेट ग्रैंडफादर हैड सो मच। एवरी 3 जनरेशंस चेंज होता रहता है। हाँ, उसके पीछे भी एक रीजन है ना, क्योंकि आने वाली पीढ़ी पुरानी पीढ़ी को कनेक्ट नहीं कर पाती है, क्योंकि पुरानी पीढ़ी आने वाली पीढ़ी के हिसाब से बिजनेस को कूल नहीं दिखा पा रही है। समझ रहे हो, उनके हिसाब से नई पीढ़ी को लग रहा है यार गधा मजूरी करनी पड़ेगी, जी। मुझे भी 10 बजे दुकान जाना है चाबी लेके, रात को 10 बजे आना है, 12 घंटे तो वहीं बैठना पड़ेगा और कुछ नहीं। तो वो सब होता है, ये छोड़ के। तो उनका सिस्टम ऐसा था, मेरे फादर वगैरह वो लोग सूरत आए, उन्होंने इंडस्ट्री चालू की, तो वो डाइंग प्रिंटिंग में गए, फ्रॉम वेयर माई फादर स्टार्टेड ट्रेडिंग, अपने दादाजी से लेके डाइंग प्रिंटिंग में गए। फिर माई डैड इन ट्रेडिंग रहे। फिर जब हम बिजनेस में आए, तो जैसे मेरे से पहले भी एक जनरेशन है, सो आई एम 30s, मेरे से पहले एक जनरेशन जो 40s है, माई डैड इज 50 52।
तो बीच की एक जनरेशन है जो मेरे चाचा लोगों से भी छोटी है, ठीक है, तो वो जनरेशन भी आई बीच में, तो उन्होंने काम किया, तब अनस्टिच सूट का मार्केट चलता था, सलवार सूट ना, अब आज तो स्टिच हो गया, उससे पहले अनस्टिच सूट चलते थे, तो हम लोग वर्क वगैरह करके देते थे पूरा, और वो अनस्टिच रहता था, लेडीज ले जाती थी और वो अपने टेलर से कस्टमाइज टेलरिंग वगैरह कराती थी। तो मेरे से पहले जो एक जनरेशन है, जो बड़े भैया लोग 40s में होंगे, जो उन्होंने अनस्टिच सूट का काम किया। फिर जब मैं मेरी पढ़ाई करके आया तो स्टिचिंग मार्केट वाज ऑन एक्सट्रीमली स्पीडी अपराइट पोजीशन, कि वो मतलब ऐसे ग्रोथ ऐसे भी नहीं, और मतलब इट वाज लाइक दिस, 1 2 3 4 5 ऐसे, और रोज हजारों में फैक्ट्रियां आ रही है, हजारों में सिलाई मशीनें आ रही है, एवरीथिंग इज एक्सपांडिंग, और सबको कन्वीनियंस ही चाहिए, क्योंकि फिर क्या हुआ, टाइम के साथ ट्रेंड चेंज हो गया। जो कस्टमाइज टेलरिंग करते थे ना, उन्होंने अपनी रेटें बहुत बढ़ा दी, 1200 रुपये 1500 रुपये। अब आज कोई सूट सिलाने जाओ, एवरेज सिंपल स्ट्रेट सूट का वो 1000 1100 रुपये ले लेते हैं, टायर 3 सिटी में ये रेट है। तो अब दिल्ली गुड़गांव का मुझे नहीं पता है, जैसे सूरत है उससे छोटे जो टायर 3 सिटीज हैं, उनमें भी 500 700 रुपये सिलाई के लग जाते हैं, 500 700 रुपये का तो सूट ही नहीं है। जो नए बिजनेस में उतरते हैं लोग, तो वो पहले आइडिया कॉन्सेप्ट पे लेके आते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, फिर उनका नेक्स्ट मूव होता है कि भाई फैक्ट्री लगा लेते हैं, है ना? तो फैक्ट्री लगाना, जो इज इट अ वाइज डिसीजन लगाना, और उसके बाद उसको चलाना, ये इसकी पूरी इकोनॉमिक्स थोड़ा बताइए। तो मुझे ऐसा लगता है, जब आप नया बिजनेस चालू करते हो तो आपको एटलीस्ट फॉर इनिशियल 5 years फैक्ट्री लगाने का तो नहीं सोचना चाहिए, अगर आपको सरवाइव करना है तो, क्योंकि फैक्ट्री लगाना एक सफेद हाथी को पालने जैसा है, दूर से दिखेगा बहुत सुंदर, पर फिर उसको उतनी खुराक भी चाहिए, उतनी दवाई भी चाहिए, उतना खाना भी चाहिए, उतनी केयर भी चाहिए, यू हैव पीपल। जब आप फैक्ट्री लगाने जाते हो तो खाली वो ईंट सीमेंट की 4 दीवारें नहीं है, लेबर है, कंप्लायंसेस हैं, देर आर लॉज, देर आर सिस्टम्स, आपको टैक्स भरने पड़ते हैं, 1000 तरीके के, प्रोफेशनल टैक्स क्या, वो टैक्स क्या, फिर रीजनल, जैसे अब आई डोंट नो अबाउट हेयर, जैसे हमारे वहाँ रीजनल सर्टिफिकेट्स लेने पड़ते हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सर्टिफिकेट्स लेने पड़ते हैं, दिस एंड दैट, तो इतने सारे कंप्लायंस करने के लिए तुम रेडी हो, जबकि अभी तो तुम्हारा बिजनेस स्टार्टिंग फेज पे है। मुझे ऐसा लगता है इनिशियली कस्टम मतलब एक बिजनेसमैन को फोकस करना चाहिए 2 चीज़ों पे, प्रोडक्ट पे और सेल पे, हाउ मैं कैसे कैप्चर कर सकता हूँ, और मुझे लगता है जितना हो सके ना ऑन फील्ड रहना चाहिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप इंटरेक्शन करते हो ना, आपको कंज्यूमर से इनसाइट मिलता मिलता और मिलता है, वो इंटेंशनली दे आपको या आप अनइंटेंशनली दे आपको, उसके पास माल बिका ही नहीं तुम्हारा, वो तुमको फॉल्स फीडबैक दे रहा है। पर जब तुम 1 के पास जाओगे, 2 के पास जाओगे, 3 के पास जाओगे, 4 के पास जाओगे, तो कौन आदमी तुम्हें फॉल्स फीडबैक दे रहा है, वो भी तुम्हें जजमेंट आएगा करना, पता चल जाएगा आपको। पर वो कब पता चलेगा, जब आप उतरोगे जमीन पे। तो जितने भी लोग लेगेसी ब्रांड्स ज्वाइन कर रहे हैं, अपनी फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनके लिए विनय गो भाई टू योर, की एडवाइस है कि मैं तो बोलता हूँ एकदम आपको बॉटम से लेबर, स्टार्ट करो। आपको पोटले उठाने चाहिए, 10 रुपए मिलेंगे भाई अच्छे। पोटला उठाना चाहिए। मैं बोलता हूँ आप पार्सल पैकिंग सीखो, मैंने मेरी ट्रेनिंग में किया है, हमने पार्सल पैक किए मेरी टीम के साथ, मैंने पूरा फ्लोर पे काम किया है। मेरी हमारे यहाँ मेरे जितने भी एसोसिएट्स हैं, मेरे टीम मेंबर्स हैं, मेरे एसोसिएट्स हैं, कैसा होता था भैया, अभी एक और मजा आएगा, अगर आपका फैमिली बिजनेस है, फॉर एग्जांपल हम फैमिली बिजनेस है, कोई फादर सन डुओ है, फादर काम करते हैं, अभी सन आया नया व्यापार में, अभी उसमें वो जोश है कि वो फील्ड पे काम करेगा। जब आपके पास ऑर्डर है, आपका माल जा रहा है, अभी सेठ का लड़का पैकिंग करा रहा है, तो तुम्हारी जो टीम है ना 50 लोगों की, 100 लोगों की, उसको आलस भी आ रहा होगा ना, वो देख के बोलेगा यार भैया कर रहे हैं यार, वो जो मोटिवेशन है। अब क्या होगा, आप जब इनिशियल ट्रेनिंग ईयर्स में 2 3 साल फील्ड पे काम करोगे, तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपके अंदर की जो लेबर है वो लॉयल कितनी है, पहली बात तो वो कितना सच झूठ बोल रही है तुम्हें, फिर वो तुमसे कनेक्ट हो जाएगी। क्योंकि बिजनेस में क्या होता है भैया, बिजनेस इज नॉट ओनली अ बिजनेसमैन्स जॉब, बिजनेस मेजरली इज दी जॉब ऑफ एवरीबडी अराउंड, जो उस बिजनेस को चला रहे हैं, वो तुमसे कितने लॉयल है, उनके पास बहुत इंसाइट होते हैं। जैसे हम पैकिंग करते थे, मैं भी फील्ड में पैकिंग करता था, तो बहुत बार ऐसे होता था, हम जब हमारा सीजन का टाइम होता था तो पूरी पूरी नाइट्स चल रही हैं, एक ही काम कर रहे हैं हम, 6 6 घंटे तक सूट उठाओ पार्सल में डालो, तो ऐसा फेक वो थ्रो बॉल चल रहा है कंटिन्यूसली 12 12 घंटे। तो उसने एम्प्लॉय ने मेरे को सजेस्ट किया, भैया यार ये क्या एक एक सूट कब तक फेंकेंगे, जब माल ही पूरा ही भेजना है तो 10 पीस का सेट बना दो, इट विल बी इजी फॉर अस टू थ्रो एंड पैक। ये बहुत इंटरेस्टिंग इंसाइट है कि आप
वो काम खुद जाओ। हाँ मेरा एक ऑफलाइन बिजनेस है रजवाड़ा फार्म्स के नाम से। ओके तो वहाँ पे जब हमने स्टार्ट किया था तो जो स्टाफ था लोकल था, ठीक है और ज़्यादातर लोग उन्होंने ये तरीके का कोई काम किया नहीं था कि भाई किसी को खाना खिलाएं, किसी की प्लेट उठाएं या क्या करें। तो अब तो उसको चलते हुए 8 साल हो गए, 7-8 साल हो गए हैं। बढ़िया तो स्टार्टिंग में मैंने वो हेजिटेशन देखा लोगों में कि हाँ। भाई प्लेट्स नहीं उठ रही हैं, खाना नहीं दे रहे हैं। तो मैंने अपनी स्लीव्स रोल अप किए एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग एवरीथिंग हाँ वेरी अ वेटर कैन डू। वेरी नाइस ठीक है, और खाना खाना सर्व किया, उसके बाद प्लेट्स भी उठा के अपने उसके डेजिग्नेटेड जगह पे रखे। द मोमेंट माई स्टाफ सॉ दिस, that hesitation was gone, and I did that for 2 years straight, 2-3 years I think I did that, and I used to take feedback from people. तो वो लोगों को भी बहुत अच्छा लगता था कि भाई ये आदमी अब, because you know the way you dress and the way you speak, they would know that this guy is not from the staff, हाँ must be the manager or the owner. हाँ हाँ Then I मैं उनसे फीडबैक लेता हूँ तो वो बोलते हैं कि भाई दिस इज द फर्स्ट टाइम व्हेन वी आर सीइंग दिस, कि भाई कोई ओनर बैठ के लोगों को खाना खिला रहा है, वो कर रहा है। तो मेरे जो पार्टनर्स थे ना, उनमें भी वो थोड़ा सा रेजिस्टेंस था हाँ कि यार, और मैं उधर का मेहमान हूँ बेसिकली। हाँ ठीक है, सो आई क्लियर दैट। तो उनको लगता था यार ये आदमी ये क्यों कर रहा है। बट बिजनेसेस में ये होता है कि आपको सारे ईगोज, सारे जो रिजर्वेशंस हैं, वो आपको उतार के रख के आने होते हैं। द मोमेंट यू एंटर योर बिजनेस, दैट इज वेयर इट्स लाइक अ टेम्पल, आपको राइट। एकदम वो आपको उसके ऊपर फिर कुछ भी नहीं है, राइट। अगर आपको किसी से काम करवाना है तो भाई आप ऐसे कह के नहीं करते ये तुम कर दो, हाँ पहले आप करके बताओ। करके बताओ और इसी चीज में मुझे ओयो के जो हाँ सीईओ साहब हैं, हाँ फाउंडर जो हैं रितेश जी, हाँ उनका बहुत ही सही लगता है मेरे को। उन्होंने बोला कि भाई, एक ऐसे इंटरव्यू में बोल रहे थे कि यार जब मैंने ओयो स्टार्ट किया था ना, मेरे पास वेटर भी नहीं था, कोई सर्व करने के लिए भी नहीं था, तो मैं ही टावल लेके जा रहा हूँ, मैं ही ब्रेकफास्ट के पराठे दे रहा हूँ गेस्ट को। सो वो एक कहावत है ना कि जब तक आप खुद के हाथ गंदे करके नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये बिल्डिंग बनेगी कैसे, बनी कैसे राइट। तो ये बहुत और बेहतरीन इसमें इंसाइट ना है। मेरे को बहुत अच्छे इंसाइट्स मिले। अब कैसे इंसाइट्स मिले कि अगर पार्सल बहुत भारी है, ट्रांसपोर्ट वाले को उठाने में टाइम लग रहा है, तो हर एक आदमी वो उठा नहीं रहा है तो साइज छोटी कर दो। और ये इंसाइट्स कब मिलेंगे आपको, जब आप अपना काम खुद के हाथ से करोगे, ग्रास रूट लेवल पे आपको तो ही आपको वो इंसाइट मिलेगा ना। आप कितने भी अच्छा पढ़ा लिखा मैनेजर बुला लो, आप बोलो यार पता नहीं क्यों पर हमारे ना पार्सल नहीं जा पा रहे हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि प्रोडक्ट में कोई कमी नहीं है। भाई साहब, कमी आपके पार्सल के साइज में है। आप 80 की जगह उसको 40 किलो का कर दो, या लाइन लग जाएगी। तो या वो जो ग्रास रूट लेवल के चेंजेस हैं आपको वहीं से ही पता चलते हैं। फिर जब ऐसी टीम, अब फिर क्या होता है पता है, जब आप पूरा हाथ से काम करके अब आप कैबिन में बैठे हो ना, अब आप उसको बोलोगे कि भैया आज तो ये करना है, दिस इज योर टारगेट, तो ना लोग आपको पागल नहीं बना सकते। मैनेजर्स, योर एम्प्लॉयज, योर टीम ऐसे हैं, भैया इसमें तो 2 घंटा लगेगा, हाँ मैंने मेरे हाथ से किया, मुझे पता है ये 15 मिनट का काम है, हाँ तो 2 घंटा क्यों बोल रहा है। सही बात है। या मैं उसको कैसे दे बोलता कांट टेक यू फॉर अ राइड, नहीं, अगर मैं आपको ऐसे फिर मैं उसको बोलेंगे। कैसे बोलता हूँ, यार अपन वो वाली कैटलॉग पैक करी थी तब तो तूने एक रात में कर दिया था, इसमें कुछ ज्यादा काम है क्या, काम ज्यादा है, तो वो समझ जाता है कि नहीं भैया ये कहना चाह रहे हैं कि आई एम ट्राइंग टू, मैं घुमा रहा हूँ। हाँ, भाई घुमा मत, वो चीजें तुम्हें कब पता चलेगी, जब तुम अपने हाथ से काम करो। क्लोथिंग इंडस्ट्री में डिजाइन पेटेंट जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है प्रैक्टिकली तो नहीं करती। हाँ तो ऐसे में डिजाइन कॉपी होते हैं, आपको वो फेस करना पड़ता है। हाँ, मतलब मुझे देखो, मैं बहुत ऑनेस्ट आपको है ना आंसर दूंगा इसका, क्योंकि ना बहुत कॉमन डिस्कशन है, लोग बोलते हैं यार होना चाहिए ऐसा, होना चाहिए। अभी आप पेटेंट होना चाहिए या कॉपी? नहीं, पेटेंट वेटेंट होना चाहिए, लोग ऐसा बोलते हैं, कॉपी नहीं होना चाहिए, हमारा खुद हाँ का क्रिएशन है यार, हाँ मेहनत लगती है, हाँ ये लगता है। हाँ, नो डाउट लगती है। मेहनत किस में लगती है, मेहनत उसमें लगती है ये ढूंढने में कि कौन सा प्रोडक्ट यहाँ बिकने वाला है और जी। मैं बनाने वाला हूँ। बाकी आप एक बात बताओ भैया, फैशन इंडस्ट्री में खुद की डिजाइनिंग कौन करता है? नो बिग डिजाइनर्स, नो बिग मतलब नो बिग डिजाइनर्स, किसी के पास अपनी खुद की डिजाइनिंग हो ही नहीं सकती है। हर एक आदमी इंस्पिरेशन लेता है, इंस्पिरेशन So लेता you're है saying कि अपने से एक copying, आदमी ऊपर। हाँ, कॉपिंग इज बेसिक देखो, टेकिंग इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन नहीं, ऐसा नहीं है, कॉपिंग इज नॉट टेकिंग इंस्पिरेशन। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने ये तो प्लेन है, अपने अपने कपड़े ऐसे होते हैं, मैं कहना उसमें कोई होता नहीं है पर ठीक है। जैसे अब ये फूल है, कोई कुर्ती पे ये 3 पत्ती का फूल है, अब मैंने इसको 4 पत्ती कर दिया, आपने 3 पत्ती का पेटेंट भी ले लिया, और मैंने उसको 4 पत्ती कर दिया, आपका पेटेंट तो फेल हो गया, आपका पेटेंट फेल है। आप फाइट भी करने जाओगे लीगली, आप फाइट नहीं कर सकते।
जी। क्योंकि आपने 3 पत्ती का पेटेंट लिया है, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है, पर आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है? तो वो आपका पेटेंट तो फेल हो गया। अभी एक बात बताओ, डिजाइनिंग लेवल पे भी किसने खुद का क्रिएशन किया है? आदमी सिर्फ इंस्पिरेशन लेता है। हाँ, आप ये बोल दो कि यार फिर तो बहुत बड़े डिजाइनर्स है ना, अब जैसे मनीष मल्होत्रा का कोई चीज कॉपी हो रहा है तो वो उसके लिए गंदा है ना? गंदा कैसे है? उसने 10 ही पीस बनाए, उसको 10 लाख का एक पीस बेचना है, उसके लिए उतना ही है। वही पीस उसने बनाया 10 लाख का, अगर मैं वो पीस को 6 लाख में और 5 लाख में उतार सकता हूँ तो क्यों नहीं उतारना चाहिए? 5 लाख में उतार के उसने 10 जगह बेचा है, मैं 500 जगह बेचूंगा, ठीक है? अभी मैंने 5 लाख में उतारा है, मेरे से आगे भी एक होशियार है, उसने सेम पीस को 2.5 लाख में उतार दिया है। तो वेन यू आर कॉपिंग, मतलब फैशन में कैसा है भैया, आप कॉपी जैसा कुछ नहीं है यार, इंस्पिरेशन है, ट्रेंड चल रहे हैं। अभी जैसे फॉर एग्जांपल लेवेंडर कलर वाज इन ट्रेंड लास्ट टू लास्ट ईयर, लाइट पर्पल कलर है, एकदम ट्रेंड में था, कुछ भी बनाओ उसमें बिक जाता था, कुछ भी कैसा भी मान लो लेवेंडर होना चाहिए, डिजाइन का कोई सर पैर का कोई लेना देना है, वो बिक जा रहा था। तो अब अगर मैं लेवेंडर कलर में बनाऊंगा तो ऐसा होगा कि मैं ट्रेंड कॉपी कर रहा हूँ। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग? या अभी फ्लावर प्रिंट्स चल रही हैं, फैशन है ये तो, ऐसा तो कोई इसका पैरामीटर तो है नहीं कि भाई 1 2 3 4 होएगा, फैशन है, कुछ भी कभी भी चल सकता है। अभी फ्लोरल प्रिंट्स चल रही हैं, तो अब जो फ्लोरल प्रिंट्स चल रही हैं वो फ्लोरल प्रिंट्स में करूंगा तो ऐसा होगा कि मैंने कॉपी किया है? नहीं ना, अभी ट्रेंड ही उस चीज का है। हाँ, ये बात आप बोल सकते हो कि भाई मनीष मल्होत्रा ने फ्लोरल प्रिंट पे जो मेहनत की है मैं उससे इंस्पिरेशन लेके बैठा ना बनाऊं, पर हाँ ऑफ कोर्स मैं इंस्पिरेशन लूंगा ना, क्योंकि मनीष मल्होत्रा जहां से इंस्पिरेशन ले रहा है वहां पहुंचने की ताकत मेरी तो नहीं है, क्योंकि मैं तो उसके नीचे लेवल पे हूँ। मैं तो मनीष मल्होत्रा को ही देख के आगे के ट्रेंड पकड़ूंगा ना, या मैं और कोई डिजाइनर को देख के XYZ को देख के मैं ट्रेंड पकड़ूंगा ना। तो इसमें कॉपी जैसा कुछ नहीं होता है। हाँ, ये प्रॉब्लम जरूर आती है। ये हो सकता है कि जैसे मैंने एक सूट बनाया, 1000 रुपए का मैं बेच रहा हूँ, सेम ही मार्केट में कोई आदमी उसको कॉपी कर देता है हू बहू, और वो 800 रुपए में बेचता है। होता है ऐसा, ऐसा भी हुआ है मेरे आपने साथ। भी किया है कभी नहीं, कॉपी? कॉपी, इंस्पिरेशन एक्चुअल लिया? कॉपी, इंस्पिरेशन लिया आपने इंस्पिरेशन तो कभी? लिया है मैंने। इंस्पिरेशन मैंने लिया है, मैंने बहुत ठीक है। इंस्पिरेशन लिया है, उसके बिना कैसे काम करेंगे? आप जी। समझ रहे हो? मासेस को देखो, उसमें क्या होता है, मेरी नजर, मेरे हिसाब से तो उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती होगी, उनके लिए तो फ्री फंड की ब्रांडिंग है। एलिजेटली ज़ारा एग्जैक्टली कॉपीज एलवी, है ना? वो ऐसे बनाता है। हाँ मैं नहीं कह रहा, ये हाँ कई सारे बोल्ड क्लेम्स हाँ हैं, लोगों ने हाँ बोले हैं। हाँ। तो एंड ज़ारा इज डूइंग ग्रेट। देखो, अगर हम व्यापार की बात करें तो मेरी नजर में तो कॉपी ही करना चाहिए तुमको। खुद का खुद का खुद बना, का बहुत देखो करो। खुद की डिजाइनिंग में 15-20 हजार का खर्चा है, एक हाँ। सैंपल बनाने में हमको 25-25 हजार रुपए लग जाते हैं। हम्म और वो सैंपल रिजेक्ट हो जाते हैं। हम्म आप समझ रहे हो? एक तरीके से हमारे पैसा फट जाता है भाई साहब। वो सूट भी कोई काम का नहीं, वो डिजाइन भी कोई काम का नहीं, उतना दिन का टाइम भी वेस्ट हो गया तो कोई आप काम का R&D नहीं। का एक बजट लेके चलते हैं कि भाई हमने डिजाइन में R&D हमको चल रहा है। लेके ही चलना पड़ता है, ओके। और वो उसमें भी हमारा काफी लॉस होता है, जी। क्योंकि कैसा होता है, ये ट्रेंड है, इट इज एब्सोल्युटली प्रोबेबिलिटी का गेम है। वैसे ये भी बोलते हैं कि फैशन रिपीट्स इटसेल्फ हाँ एवरी नाउ एंड देन। हाँ, अब जैसे डेनिम जैकेट्स हैं, 70s में भी बहुत पॉपुलर बहुत थे, चले। अभी कुछ 2000s में भी बहुत हाँ हाँ पॉपुलर रहे थे। हाँ बेल बॉटम्स हाँ ऑलमोस्ट कमिंग बैक, हाँ। सो है आई ना? एम ऑल्सो वेयरिंग बेल हाँ, बॉटम सो ओनली, तो या हाँ दैट। तो बीच में स्लिम फिट हाँ वो चल रहा था, उससे पहले 70s से पहले स्लिम फिट यूज चल करते रहा थे। था। हाँ तो ये रिपीट करते रहता है, लाइक यू सेड हाँ, कि भाई डिजाइन, मतलब नया डिजाइन करना पॉसिबल बहुत कम है, है ही नहीं। और आपको मैन के लिए बहुत स्पेशली ऑनेस्टली उनके बताता लिए हूँ, तो कुछ है ही नहीं। है ही, अरे बहुत ऑनेस्टली बताऊँ तो आपको, बहुत ग्रास रूट लेवल पे जाओगे ना तो डिजाइनिंग ना, पेरिस वेरिस में कोई गांव खेड़े में आदमी पेंटर बैठा है जो 1 इंच बाय 1 इंच या 1 फीट बाय 1 फीट की पेंटिंग बनाता है, हम्म जिसकी सीढ़ी बनती है जो 1.5 लाख में बिकती है। हम्म उस वो सीडीज के ऊपर से डिजाइनिंग कॉपी होती है पूरी दुनिया में। हम्म मैं नहीं कर रहा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैंने तो खुद ने सीखा है। 15-15 20-20 हजार रुपए की सीडी हम भी खरीदते हैं, हम्म प्रिंट्स की, इंस्पिरेशन की। और तो अब फिर तो ऐसा देखा जाए तो जो वो पेंटर है उसके अलावा दुनिया में जो भी आदमी कपड़ा बना रहा है वो सब कॉपी सब कर रहा कॉपी है। कर रहा है, और राइट। बहुत ऑनेस्टली एक बात बताऊं भैया, आदमी वो सोच ही नहीं सकता है जो उसने देखा नहीं है कोई भी फील्ड में। आप मतलब गिव थॉट आपके व्यूअर्स को भी, मतलब एक क्वेश्चन डाल दो आप ऐसा कि आप मुझे कमेंट करके बताओ ऐसा क्या है आदमी ने नया किया है जो उसने देखा नहीं है, ये बहुत मूवीज भी नहीं इंटरेस्टिंग बनती। है, तो प्लीज कमेंट में हाँ बताएं। बताओ आप, जैसे एक मैं आपको इसका एक वो देता हूँ, इंटरस्टेलर मूवी है, लोग बोलेंगे ये तो इमेजिनेशन है। हम्म हाँ, या जैसे एयर बेंडर है, बोले इमेजिनेशन है, इट इज नॉट इमेजिनेशन, उसने इमेजिन किया ही नहीं है।
हमारे वेद पुराण में लिखा हुआ है, हमारी माइथोलॉजी स्टोरीज में लिखा हुआ है, थिंग्स ऑफ दिस पॉसिबल, इंटरस्टेलर है, उसको पता है आप कॉन्शियसली, जब क्वांटम फिजिक्स है, क्या है वो, आप ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते हो जो आपने देखा नहीं है। अगर आपके पास ऐसी कोई चीज है आप कमेंट में लिख के बताओ। पूरा ह्यूमन दैट्स अ रेस, वेरी बोल्ड क्लेम। पूरा अब ह्यूमन देखना रेस, चाहेंगे कि लोग क्या कहते हैं इस बारे में। हाँ, क्योंकि है ही नहीं, इट इज हाउ द वर्ल्ड वर्क्स, आपकी कैपेसिटी ही नहीं है वो। ओके। क्रिएशन करने वाला खाली एक ही है। हम्म। You can not create something, we can take, always we can take inspiration and we can customize that. इंस्टाग्राम और रील्स के जमाने में हाँ, प्रोडक्ट बेटर होना जरूरी है या परसेप्शन? देखो, अगर जैसे आपने आपने एक ही सवाल में दोनों अलग अलग एंगल ले लिए, ये इंस्टाग्राम और रील के ज़माने में परसेप्शन होना बेटर है या प्रोडक्ट होना बेटर है, मेरी नज़र में दोनों अलग अलग दुनिया है। अगर आप अमेलगमेशन करके आपको उसका जवाब चाहिए तो मेरी नज़र में प्रोडक्ट बेटर होना चाहिए विथ गुड परसेप्शन। ओके। डू यू गेट माई पॉइंट? खाली प्रोडक्ट का परसेप्शन अच्छा है, आपने रील्स बना दी अच्छी हैं, आपने अच्छे ब्रांड फेसेस ले लिए, कंज्यूमर को आप अपील कर रहे हो, आपने एस्पिरेशनल कंटेंट बना लिया, बट इवेंचुअली योर प्रोडक्ट इज नॉट व्हाट इट शुड बी। कस्टमर ने एक बार ले लिया, वापस कर देगा वो। चलो 2 बार ले लिया, मैं तो बोलता हूँ वापस भी नहीं करेगा, वो यूज भी कर लेगा। तो वो तीसरी बार जब देखेगा तो वो ये सोचेगा इसकी रील्स बहुत अच्छी हैं, माल में मजा नहीं है, तो वो स्क्रॉल कर देगा। फिर आप सोचोगे यार स्क्रॉल क्यों हो रहा है, आप यहाँ पैसा डालोगे, जबकि पैसा आपको डालना चाहिए था प्रोडक्ट में। तो मुझे लगता है प्रोडक्ट शुड बी गुड विथ अ गुड परसेप्शन। ओके। प्रोडक्ट के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन में भी पैसा डालना चाहिए हम्म या बस प्रोडक्ट पे ही फोकस करें? नहीं, मतलब देखो, जब आप बिजनेस करने जाओगे तो आप घर बनाते हो, एक खंबे पे तो घर बना नहीं सकते, आपको चारों खंबे डालने पड़ेंगे, हाँ। तब जाके 4 दीवार खड़ी होगी तो आपकी सीलिंग खड़ी होगी। तो बिजनेस में भी ऐसा है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपको खाली प्रोडक्ट पे पैसा डालना है, डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं डालना है, खाली मार्केटिंग में डालना है, इसमें नहीं डालना है, उसमें नहीं डालना है। आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा टाइम कौन से एक्सपेंस के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। आप समझ रहे हो, जैसे अभी हम नए बिजनेस है, मैं एक ही तो क्वेश्चन पे एम्फेसाइज करके इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि व्यूअर्स को ज्यादा से ज्यादा इनसाइट्स मिले। या तो उसमें मैं बता रहा हूँ उनके, देखो अब जैसे अब आप नए बिजनेस हो तो आपका फोकस क्या होना चाहिए, मेरे हिसाब से आपका फोकस होना चाहिए कोर। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन, सेकंड कस्टमर एक्सपीरियंस, जी। ठीक है। फिर जैसे जैसे आपका कस्टमर एक्सपीरियंस, एज इन क्या है, आपको सेल की तो आपने फ़ोन कर दिया, आपको मिला मैम हाउ इज़ द प्रोडक्ट, आपने पहन के देखा, अच्छा वॉश हो गया है क्या, 15 दिन पहले गया था तो आपने यूज़ कर लिया है उसको, अच्छा नहीं किया है तो मैम आप जब यूज़ कर लो और वॉश कर लो, अगर कोई कमी हो तो हमको बताना, नहीं हो आप तो भी बताना, ठीक है। तो आपने अगर कस्टमर एक्सपीरियंस सेट कर लिया, आपने अपना वो चीज़ सेट कर लिया, तो इनिशियल स्टेज में आपको वहाँ पैसा डालना चाहिए। अब जब आपके कस्टमर बन गए, आपको पता चल गया कि हाँ मेरा ये ट्रेंड चल रहा है, कस्टमर इज सेटिस्फाइड, अब आई थिंक इट्स सेल आ रही है मेरे पास, उसको दिखता है ना आपको कि सेल आ रही है, प्रूफ मिल गया प्रूफ मिल कि गया, कौन सा सेल आ रही है, दिख रहा है सेल आ रही है, तो फिर आप पैसा डालो सेल और डिस्ट्रीब्यूशन पे। प्रोडक्ट आपने क्रैक कर लिया ना, तो उसका ये मतलब नहीं है कि आपको पैसा कहाँ डालना चाहिए, आपने वो पिलर पहले खड़ा कर दिया, जैसे एक एक खंबा खड़ा करोगे फिर एक एक दीवार खड़ी करोगे। तो आपने कंज्यूमर एक्वायर कर लिया, आपकी सेल आ रही है, आपको दिख रहा है कि आई एम स्केलिंग, मेरा बढ़ रहा है, तो आप आपके डिस्ट्रीब्यूशन में पैसा डालो। जब आपको दिख रहा है हाँ मेरा बढ़ गया, तो अब आपको लग रहा है अब मेरा बढ़ भी रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छा है, नाउ आई शुड मार्केट, जी। और लोगों तक पहुंचना है, तब आप मार्केटिंग में पैसा डालो। आपने मार्केटिंग में भी पैसा डाल दिया, अब आपका विजन है, अच्छा मेरे को और बड़ा जाना है, आई वांट टू मेक एन इमेज, मेरे नाम के साथ, मतलब कंपनी के नाम के साथ लोगों को एक इमेज आनी चाहिए, ठीक है। जैसे पानी के, कोई भी पानी की कंपनी का नाम लोगे तो लोगों को मिनरल वाटर, तो आप उस कंपनी का नाम लो, लोगों को एक इमेज बन गया, यू कैन को रिलेट, तो आपको वो विजन है, तो आप फिर उस टाइम पे वहाँ पैसा डालो जी। तो इट शुड बी, आपका बिजनेस कौन से स्टेज पे है, वो स्टेज के अकॉर्डिंग कौन से डिपार्टमेंट को पैसा चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन को चाहिए, प्रोडक्ट को चाहिए। मैं अब ऐसा हो गया, आपका ब्रांड भी बन गया, मार्केटिंग भी हो गई, स्केल भी आ गया, यू हैव रीच्ड ऑन योर विजन, नाउ यू से अब मेरे को कहाँ पैसा डालना चाहिए, तो अब आपको पैसा डालना चाहिए अपने स्केल पे, अपने सिस्टम पे। अब मेरे हिसाब से अब वो स्टेज आती है 4-5 साल बाद, जब आपको एक फैक्ट्री डालनी चाहिए। तो मेरे को फैक्ट्री के लिए ऐसा भी लगता है भैया, जैसे लाइक आपका वो क्वेश्चन भी आंसर हो जाएगा कि अगर आपके पास 100 सूट बेचने की कैपेसिटी है ना, तो आपको 20 सूट का ही फैक्ट्री डालना चाहिए। आप समझ रहे हैं, क्योंकि फैक्ट्री डालना अपने आप में एक अलग व्यापार है। टू रन अ फैक्ट्री इज अ डिफरेंट बिजनेस ऑल टुगेदर। सो व्हेन हम इनिशियली, हम फैक्ट्री नहीं डाली हुई थी, हमने भी हम भी ऐसे ही कर रहे थे, जैसे मैंने आपको बोला कि टाइम एंड अगेन, अब हाँ ठीक है, हम बाहर बाहर करा रहे थे, लोगों से मैन्युफैक्चर करवा रहे थे, हम जैसे वाइट लेबलिंग करते हैं लोगों के लिए, हम लोगों से करवा रहे थे हमारे लिए।
तो हमने 4-5 साल हमने उसमें निकाल दिए, अब हमारे सेट हो गए, तो अब हमने फैक्ट्री डाली। तो मेरी फैक्ट्री का कैपेसिटी मेरे सेल कैपेसिटी से 10% है। मैं तो लोगों को 100-20, मैंने आपके पॉडकास्ट पे 20% बोल दिया, नहीं तो फिगर्स लोगों के लिए बहुत डीमोरलाइजिंग हो जाते हैं। आप समझ रहे हो? तो मैंने उसको 20 बोला, पर मैं अपनी बात करूं तो मेरी फैक्ट्री तो 10% कैपेसिटी पे है, कि मेरे अगर 100 सूट बिक रहे हैं तो मैं 10 सूट इन हाउस सिलता हूँ, बाकी के 90 बाहर सिलवाता हूँ। हाँ, जहाँ मैं सिलवाता हूँ वहाँ मेरा डेली विजिट होता है, हम पूरा ध्यान रखते हैं, उनके एम्प्लॉयज़ किस हिसाब से काम करेंगे उसका ध्यान रखते हैं, हम उनको एक थोड़ा सा प्रीमियम भी पे करते हैं, क्योंकि आपको वो प्रीमियम पे करना पोसाएगा खुद जी। की फैक्ट्री डालने के बजाय। जी। और एक तरीके से जब आप किसी से जॉब वर्क करवाते हो तो वो आपकी ही फैक्ट्री होगी ना, जब वो आपका ही माल बना रहा है। आप समझ गए मेरी बात? क्योंकि टू रन अ फैक्ट्री इन इटसेल्फ आपको पूरे सिस्टम्स, फिर लेबर, फिर उनकी सैलरी, फिर मेंटेनेंस, तो वो पूरा एक अलग वर्टिकल खड़ा हो जाता है। जी। तो अपनी कैपेसिटी से 10, हाँ, आपको पता चल गया मेरी फैक्ट्री के भी सिस्टम सेट हो गए हैं। हाँ, अब मेरे को सारा कुछ इन हाउस कर देना है मेरी क्वालिटी के लिए। एक ये भी परसेप्शन है, मतलब मैं आपको सामने से बताता हूँ, लोग बोलते हैं इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग इसलिए डालते हैं लोग क्योंकि कॉस्ट कटिंग होती है। इन हाउस फैक्ट्री डालने से कॉस्ट कटिंग नहीं होती भैया, कॉस्ट बढ़ जाती है। ठीक है, क्योंकि मैं एक मेंटालिटी का हूँ, या कोई भी बिजनेसमैन एक मेंटालिटी का है, मैं प्रोडक्ट कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। तो जब मैं खुद की फैक्ट्री डालूंगा और उस फैक्ट्री में अगर वो क्वालिटी नहीं बन रही होगी तो मैं खर्चे करूंगा। ठीक है, क्योंकि मेरे को वो क्वालिटी चाहिए जो मेरे को बाहर मिल रही थी, मेरे कंज्यूमर भी वही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जब वो क्वालिटी स्टैंडर्ड सेट करने जाते हो ना आप फैक्ट्री के, तब आपको पता चलता है, तब आपको पता चलता है कि इट इज़ डिफिकल्ट टू मेंटेन अ क्वालिटी और कॉस्ट कटिंग। हाँ, फैक्ट्री इसलिए डाली जाती है, जैसे मैंने तो फैक्ट्री इसलिए डाली कि हम हमारी क्वालिटी पे वो करें, तो अब हमको फैक्ट्री डाले हुए भी हो गया है टाइम। ठीक है, तो अब हमारी फैक्ट्री, अब मैं वो स्टेज पे हूँ कि अब मैं अपना प्रोडक्शन पूरी फैक्ट्री में कराता हूँ जी। आप समझ रहे हैं? तो इट टुक मी इयर्स, पर क्योंकि आपने पूछा था कि कोई इनिशियल से आए तो उसको क्या करना चाहिए, तो उसको ऐसे करना चाहिए। क्योंकि देखो कैसा है भैया, जरूर ये कैसे बड़े बोलते थे कि जरूरी थोड़ी है कि मैंने बोल दिया ना कि आगे खड्डा है, तेरे को वहां गिर के ही देखना है क्या खड्डा है, देख ले वहां पे खड्डा है। तो यू आर द सेकंड पर्सन, अभी इससे पहले निलॉन्स के हाँ, एमडी साहब का पॉडकास्ट किया था, ओके, तो ही सेड द सेम थिंग। हाँ, मैंने यही सेम सवाल उनसे पूछा था कि मैन्युफैक्चरिंग खुद हाँ, की होना जरूरी है या आप थर्ड पार्टी से हाँ, भी करवा हाँ, सकते हैं। तो ही सेड कि यार नाइकी आल्सो डज नॉट कोई बड़ी ब्रांड नहीं मैन्युफैक्चर्स। करती है। आप तो नेम नहीं ले हाँ। सकते एनडीए के लिए। हाँ। दुनिया की बड़ी से बड़ी ब्रांड का मेरे को बता दो आप। अब कोई भी इंडस्ट्री का बताओ, हम तो देखो, हम कपड़े के बारे में सब जानते हैं, तो कपड़े के लिए तो मैं आई कैन बी वेरी कॉन्फिडेंट। कौन सी ब्रांड है आप मेरे सामने खड़ी करो, पर अगर आप ब्रॉडली बात करोगे तो कोई भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं है। ऑटोमोबाइल, तो आप ये बोल रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग की होने से कोई बहुत बड़ा एज नहीं आता, नहीं नहीं नहीं, करेक्ट? कोई एज नहीं आता है। ओके। आप उल्टा पढ़ सकते हो। आप समझो कैसे, मैं बताता हूँ आपको एक एग्जांपल लाइव लेके, कि मैं पहले जब बाहर सिलाई करवाता था तो मेरा एक डिज़ाइन डैमेज हो गया, 2000 पीस का लॉट था, और उसने लेयरमैन ने मशीन देखो, आदमी है, गलती होएगी, ऐसा तो नहीं है वो कोई जानबूझ के तो करता नहीं है। वो मशीन गलत चली गई, वो गलत चली गई तो 1000 सूट कट ही गए, वो सूट बीच में से कट गए। ओह। ठीक है, अभी वो सूट बीच में से कट गए क्योंकि वो जॉब वर्क की फैक्ट्री थी, सामने वाले का वो था, फैब्रिक उसका, सब कुछ उसका, मेरे को तो एंड प्रोडक्ट लेना था। राइट, मैंने उसको पैसे एंड प्रोडक्ट के दिए थे, नो डाउट डिजाइनिंग मेरी थी, पर बाकी सारा खर्चा तो उसका था। जो 1000 पीस का नुकसान हुआ वो किसका हुआ? उसी का होगा ना। अभी 1000 पीस अगर मैं मेरी फैक्ट्री में बांधा और काट जाते तो नुकसान किसका होता? आपका होता है। तो जब मैं नया बिजनेस करता और मैंने फैक्ट्री डाल ली होती और 1000 पीस का नुकसान होता तो वो मैं झेल ही नहीं पाता ना भाई साहब, बंद करना पड़ता मेरे को तो बंद करना पड़ता। क्योंकि मैं बाहर लेबरिंग, अब वो मैन्युफैक्चरिंग लेके बैठा है, वो 15-20 सालों से यही काम कर रहा है, 10 सालों से यही काम कर रहा है, तो उसको पता है कि ऐसा होता है, तो उसकी गणित में उसने वो वेस्टेज पकड़ी हुई है। ऐसे उसका नुकसान हुआ है भाई, मैं ये नहीं बोल रहा उसका नुकसान नहीं हुआ है, पर बिकॉज वो उसी इंडस्ट्री का है, उसको पता है कि ये प्रॉब्लम्स आती हैं, तो मेरे को वो चीज लेके चलना है। वो अभी कैसा होता है बिजनेस में, लोग बोलते हैं यार खुद करके, आई वॉन्ट टू डू माई ओन थिंग, आई वॉन्ट टू लर्न माई ओन थिंग, देर इज नथिंग, तुम्हारा खुद का क्या है, तुम जब तक स्टार्ट करने से पहले बेसिकली अब या स्टार्ट हाँ, कर भी रहे हो तो मैन्युफैक्चरिंग से ज्यादा आपको धंधे की समझ होना जरूरी है। जैसे अब हमारी फैक्ट्री है, हम वो स्केल पे पहुंच गए, हमको जी। 400-500 पीस से नीचे के पीस जी। नहीं चाहिए, जी। पर दूसरों को चाहिए, जी। तो वो आप एक्चुअली क्या हो गया, हाँ, ये एक बेनिफिट है। जैसे हमने स्टार्टिंग में टेक्नोलॉजी की बात करी थी क्या, तो टेक्नोलॉजी का क्या बेनिफिट है भैया? टेक्नोलॉजी का ये बेनिफिट है कि आपके पास इतने सारे ऑप्शंस आ गए हैं,
हर लाइन में इतने सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं। अब जैसे मेरी एमओक्यू ज़्यादा है, कोई ऐसे मैन्युफैक्चरर्स भी हैं जिनके एमओक्यू कम है। तो आप नया बिजनेस हो और आपको 50 पीस ही सिलाना है, तो ऐसे टेलर भी बैठे होंगे जो 50 पीस सिल के दे रहे हैं तुमको, आपको वो बना देंगे आपके हिसाब से। हाँ, तो वो अलग बात है कि 400 पीस की सिलाई जो अगर 500 रुपये में होगी, एग्जाम्पल है, ठीक है, तो 50 पीस की सिलाई 600 रुपये में होगी, तो वो व्यवहारिक बात है ना, वो व्यवहारिक बात है, उसमें कोई ऐसा तो है नहीं कि वो तुमको लूट जाएगा। तो हर स्केल के आपको एम्प्लॉयज मिलेंगे, हर स्केल के आपको मैन्युफैक्चरर्स मिलेंगे हर इंडस्ट्री में। ये तो कपड़े की बात हो गई। आप कॉस्मेटिक में बताओ कौन अपना मैन्युफैक्चरर है, कौन सी ब्रांड अपना मैन्युफैक्चर करती है? कोई भी ब्रांड नहीं है। बड़ी से बड़ी ब्रांड अपना मैन्युफैक्चर नहीं करती। वो ब्रांड्स भी क्लेम करते हैं कि हम मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं। तो कौन सी ब्रांड्स हैं? तो इट इज नॉट अ स्मार्ट थिंग टू डू योर ओन फैक्ट्री। स्मार्ट थिंग इज टू डू योर ओन बिजनेस। अभी फैक्ट्री चलाना भी एक व्यापार है, और थिंग्स लाइक दैट। ऐसा लास्ट के 7-8 इयर्स में सबसे महंगा लेसन आपने क्या सीखा है? डोंट ट्रस्ट इजीली। डोंट ट्रस्ट इजीली। और जबकि आप कहते हैं कि धंधा पूरा ट्रस्ट पे चलता है, हाँ, एंड येट यू 100%। आर सेइंग कि डोंट ट्रस्ट इजीली। डोंट ट्रस्ट हाँ, इजीली। अभी उसमें कैसा होता तो है? ट्रस्ट बिल्ड करने में टाइम लगता है वैसे। हाँ, ट्रस्ट बिल्ड करने में टाइम लगता है। आपको जरूरी नहीं है आपको जो एडवाइस मिली है वो रियल एडवाइस है। यू डोंट नो व्हाट द इंटेंशन ऑफ द अदर पर्सन इज। आपको मुंह पे बोल रहे हैं, हाँ अरे बेटा काम करना है हमको, बहुत अच्छी बात है, आप ये काम कर लो हो जाएगा। अब आप जब काम करने जाओगे तो वो 4 तरीके से तो काम होता ही नहीं है। काम में तो उसको छोड़ के बाकी की और 4 चीजें लगती है जो तो उसने एडवाइस करी ही नहीं थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ट्रस्ट मेरे को बहुत महंगा पड़ा है। ओके। हाँ, तो मैंने आपके साथ स्कैम हुआ है कोई? हाँ, मेरे साथ मतलब आई थिंक, हाँ आप ऐसा बोल सकते हो, लाइफ एक्सपीरियंस है। स्कैम नहीं हुआ है, पर लाइफ एक्सपीरियंस है। मैंने जिनको मेरा टीचर मान के, गुरु मान के, आई गिव ऑल माई इन, यू नो, जहाँ से मैंने सीखा, आई डेल्ट विथ पीपल। जब आप धंधे में होते हो तो आपको लोगों से ही मिलना होता है, वही आपका काम होता है, ठीक है। प्रोडक्ट, सिस्टम, मैन्युफैक्चरिंग, वो सब अलग चीज़ है। पर आपका मेजर काम, अगर आप सार पे जाओगे कि क्या क्रक्स है, तो मीटिंग पीपल इज द क्रक्स, राइट। तो उनको भरोसा करके हर एक चीज़ बहुत क्विक क्विक करके, वो मेरे को बहुत महंगी पड़ी है। मैंने गलत ऑर्डर्स लिए हैं, ओवर एक्सपांड कर दिया है उनके सम टर्म्स पे, यू नो, ट्रस्ट पे। फिर यहाँ सब जब मेरे को धोखा मिला ना, तो मुझे पता चला ये जगह होती है जहाँ पे लोग पेपर वर्क की जो बात करते हैं ना, वो ज़रूरी है। काम की जो बात करते हैं, पर जरूर ये कैसा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, तो यहाँ पे आप बहुत पेपर वर्क कर नहीं सकते हो, होता ही नहीं है, क्योंकि कोई पेपर वर्क जैसा तो कुछ है ही नहीं। मैंने माल भेज दिया, उसने पेमेंट कर दिया, वो पेमेंट नहीं भी करेगा तो मैं कितना भी लड़ने जाऊँ उसकी कोई सुनवाई नहीं है। तो जबान पे चलता है। हाँ, वो चलता। ये बंदा तो पूरा, ये तो 100%, 110% जबान पे चलता है। और इसमें आपको बताऊं, अब जो मार्केट हो गया कोविड के बाद, लोगों की जबान नहीं बची है। तो क्या है, वो एथिक्स ही नहीं है पैसा देने की। इनसिक्योरिटी इतनी आ गई है लोगों में। लोग सोचते हैं यार अभी जो रुकता हूँ ना थोड़े दिन, और 10 दिन खींचता हूँ, और 10 दिन की, 90 दिन की बात है ना, 120 दिन तक तो क्या ही बोलेगा। मेरे को कोई आपदा आ गई तो, मेरा ये नहीं बिका तो मैं रिटर्न कर दूंगा। अब क्योंकि इसमें क्या, हमारे यहाँ ऐसी कोई पॉलिसी नहीं होती कि रिटर्न नहीं चलेगा, हम नहीं लेंगे, आपके लिए बनाया है। हम होलसेल मैन्युफैक्चरिंग में बैठे हैं। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, 6 महीने बाद आदमी माल भेज देता है वापस। उसका नहीं बिका तो वो हमारे यहाँ भेज देगा, वो पैसा ही नहीं देगा। अगला अगला पैसा ही उतने का देगा जितना उसका बिक गया है। और आपको वो रिस्पेक्टफुली रिसीव करना पड़ता है। नहीं तो मेरा आगे का माल ले लेगा वो। तो कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं। अच्छा, मैं नहीं दूंगा तो बाजू वाला देगा, बाजू वाला हाँ। नहीं देगा तो उसके बाजू वाला हाँ। देगा। देने वाले इतने बैठे हैं। हाँ। आप समझे, खाली ट्रेडिंग की जब मैंने आपको फिगर बताया, 2.5-3 लाख दुकान है, जिसमें तो भैया अगर आप सूरत में निकलोगे और आप नए एरियाज में जाओगे जो अभी डेवलप हो रहे हैं, तो वहां पे तो मार्केट कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं जिनमें एक 50-50 हजार दुकानें हैं ट्रेडिंग की। ऐसे तो कम से कम 50 मार्केट तो मुझे पता है जो सूरत में बन रहे हैं, जिसमें 50-50 हजार दुकानें हैं। तो आप सोचो वो मार्केट कंपटीशन बढ़ रहा है ना। कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, और एक ही जगह पे इतना भार आ रहा है। तो इसमें ट्रस्ट सबसे महंगा है। इस मिसप्लेस्ड ट्रस्ट की वजह से कोई मॉनेटरी लॉस भी हुआ है आपको? बहुत लॉस हुए हैं भैया। तो वो कितना हुआ है मैक्सिमम? हाँ नहीं, अगर अच्छा आप खासा लॉस किया है मैंने। एक नंबर अगर बताना चाहें तो। मतलब अच्छा खासा लॉस किया है मैंने, लाइक सबसे छोटा फिगर बताऊंगा तो मैंने 35-40 लैक्स का नुकसान किया था। ये सबसे छोटा फिगर है। ओके। हाँ, तो ये इसके सबसे, मल्टीपल्स में भी हुए हैं, लाइक हाँ मतलब 5 टाइम्स, एक 10 दो टाइम्स। एक दो बार और मेरे को, मैं गिर गया हूँ। 3 बारी मेरे को दिक्कत हुई है। इनिशियली हुई थी, उसके बाद तो मैंने गिरना ही छोड़ दिया, क्योंकि मैं वो रास्ते जहाँ से वो रास्ते छोड़ दिए नहीं। अब फिर मेरा स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर कैसा हो गया पता है, कि कुछ भी करना है ना
तो पहले पापा को पूछना है, फिर वो चीज़ चाचा को डिस्कस करनी है, या छोटे भाई को पूछनी है, या उसी धंधे में मेरे से बड़ा कोई और है जो 5-10 साल से मेरे से पहले से काम कर रहा है तो उससे बात कर ली, या ऐसा कोई ट्रस्ट वर्दी आदमी ढूंढ लिया जो मेरे को सही सलाह देगा, फिर खुद के हिसाब से मार्केट में स्टडी कर ली। अब मेरी रिस्क कैपेसिटी जितनी है, आप मैंने सब जगह पूछ लिया, सबने मेरे को ऑनेस्ट आंसर भी दे दिए, मैं उसके ऊपर भी कैलकुलेशन नहीं करता। फिर मेरी रिस्क कैपेसिटी कितनी है कि हाँ भाई उन्होंने बोल दिया कि तू यहाँ जा सकता है, कोई नुकसान नहीं है, पर मेरी क्षमता है कि मैं अभी सिर्फ 50 रुपए का नुकसान झेल सकता हूँ, तो मैं वहां पे सिर्फ 25 रुपए का काम करूँगा। तो ये 35 लाख का जो सबसे छोटा लॉस आप बता रहे हो, इसका थोड़ा इंसिडेंट शेयर करना चाहोगे मतलब कि हुआ क्या है, कैसे अरे एग्जैक्टली? मतलब उसमें कैसा होता है भैया, कस्टम जैसे हम फैमिली बिजनेस है तो ऐसा तो है नहीं कि मैंने आके काम चालू किया, मैंने तो आके काम ज्वाइन किया, फिर इवेंचुअली मैंने अपनी ब्रांड और फैक्ट्री और सेटअप किया। तो जब हमने आके काम ज्वाइन किया तो हमने जो काम चल रहे थे वो लिए, कस्टमर को हैंडल किए, प्रोडक्ट्स डिजाइन किए, बनाए। तो अब उसमें कैसा है कि एग्जैक्ट मैं आपको बताऊं तो एक कस्टमर ने मेरे से 6 महीने मेहनत करवाई, इट टुक मी 6 मंथ्स, क्योंकि तब क्या फैशन चालू हुआ था स्टिच का, ठीक है। तो और तब मार्केट में ना कट पेस्ट वाला कॉन्सेप्ट ज्यादा चलता था, मतलब एक ही कुर्ती में कोई अलग प्रिंट का फैब्रिक कट करके स्टिच किया हुआ है, कट पेस्ट बोलते हैं हम उसको, तो वो ज्यादा चलते थे। तो मल्टीपल फैब्रिक्स एक ही प्रोडक्ट में लग रहे हैं, मल्टीपल एसेसरीज एक ही प्रोडक्ट में लग रही है, बॉटम अलग डिजाइन, मतलब उस टाइम बहुत ज्यादा तामझाम वाली चीजें चलती थी। आजकल मार्केट थोड़ा सोबर हो गया है। तो जब नया नया फैशन आया था ये, तब है ना बहुत अतरंगी देना पड़ता था सबको, बहुत वैल्यू एडिशन करना पड़ता था, लटकने कलरफुल बनाना पड़ता था। तो उसने मेरे को, तो क्या होता था हर 20-25 दिन बाद आता था, और सैम्पलिंग क्या स्टेज पे हम फोटो वोटो भी भेजते थे, करते थे, सिलेक्ट करते 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 उसने मेरे 25 एक सैंपल सिलेक्ट कर लिए कि भैया ये चीज़ है और मैं इसमें माल लूंगा। आप मिनिमम तो समझो कि अब मैं आपसे 300-400-500 पीस तो सिलाई दूंगा एक कलर में। मैं ठीक है। तो अब क्या होता है, जब मैं ऑलरेडी उसके साथ 2-3 महीने से मेहनत कर रहा था, अब मैं तो दिन रात वही कर रहा था, मेरा एक बहुत बड़ा कस्टमर सेट करना था मेरे को। आप समझो ऐसे मेरी वो सेकेंड डील थी, इट वॉज माई सेकेंड कस्टमर डीलिंग, ठीक है। तो प्योर प्ले माई डीलिंग, उसमें मेरे कोई बड़ों ने वो नहीं किया, Interfere नहीं किया। हाँ कि तू कर जैसे करता है, सीख लेगा ऐसे। तो उसने 2-3 महीने जो मेरे से डिजाइनिंग कराई, उसने जो 25 सिलेक्ट कर लिया, अब उसमें भी ना कुछ ऑल्टर और चेंजेस करने थे। तो मैंने क्या किया, हाँ उसने लेगा, उसने कमिट कर दिया कि ये 25 तो अपने हो ही गए भैया, बाकी सब छोड़ दो, इसमें खाली एक काम करो, ये कलर चेंज कर दो, इसमें वो लटकन चेंज कर दो, ये तो कंफर्म ही है। तो 25 में से 5-10 सूट ऐसे थे जो एज इट इज ओके थे, ठीक है, और 5-10 में मेरे को करेक्शन करना था, फिर मेरे को ऑर्डर लेना था। तो क्या हुआ, उसने कहा एक काम करो भैया, 25 में से 10 जो ओके ना, इसमें तो आप माल ही डाल दो, लेना ही है मेरे को 500 पीस, तो माल ही डाल दो आप। ठीक है भैया माल डाल देते, कोई बात, कितना कितना उन्होंने बोला 500-500 पीस में, ठीक है 500-500 पीस। तो अभी मैंने क्या किया, वो 25 में से वो 10 डिजाइन का, उसने 500 बोला, तो मैंने 300 पीस का कपड़ा खरीद लिया, ठीक है। 300 पीस का कपड़ा खरीद लिया, वो नेक्स्ट टूर में आया, वो बोला यार भैया ना एक्चुअली ट्रेंड चेंज हो रहा है, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क, कुछ चेंज करना पड़ेगा। मैंने कहा एक काम करते हैं, आप बता दो क्या कम करना है, जब ऐड नहीं करना है और आपको उसमें लाना, तो बता दो क्या कम करना है। अब मैंने बैक ऑफ द माइंड कि भाई मैं तो खरीद ही कर चुका हूँ 320 के हिसाब से कम 320 का ऑर्डर तो देगा कि नहीं देगा, कैसा है मार्केट क्या है, उसको बोलो भाई मैं कपड़ा मंगा चुका हूँ। हाँ हाँ उसमें क्या हुआ, कपड़ा ही तो मंगाया है, खरीदूंगा मैं, बनाऊंगा मैं, आपको ना थोड़ी बोल रहा हूँ, करना है भैया अपने को, तो फैशन चेंज हो रही है ना, इसलिए अपन तो 90 दिन बाद माल बेचेंगे। तो आप एक काम करो, ये लटकन मत लगाना, हरे की जगह पीला कलर कर दो। मैं कहा चल ठीक है, थोड़े बहुत चेंज है, हरा पीला मेरे पास भी बच जाएगा, कपड़े का काम है, वो भी कहीं काम आएगा। डन। आया 10-15 में चेंजेस बता गया, वो 10 ओके कंफर्म कर गया, चले गया, वापिस उसको आने में टाइम लग गया, अपना 10 पीस का पूरा माल आ गया। आया वो बोला यार भैया कपड़ा फेल हो गया है ये। यार कपड़ा कैसे फेल हो जाता है, बोले ट्रेंड चेंज हो गया भैया, मौसम बदल गया है। अब मैंने चंदेरी नहीं चलेगा, अब छोड़ दो, आप कुछ है तो नहीं, मैंने देखो ऑर्डर तो दिया नहीं था, कोई वो तो हुआ नहीं था। अब ऐसे बोल दिया कि मैंने ऑर्डर दिया नहीं था, हाँ तो बोल के तो गया था ना कि बोल देते हैं, पर कस्टमर बोल देते हैं भैया। एंड यू कैन हाँ यू व्हाट कैन यू डू, व्हाट कैन, अजय मैं पेपर वर्क नहीं है। पेपर वर्क कर भी नहीं सकता ना, आप बोलोगे कि काम करो भैया आप इसको साइन कर दो, ये 10 डिजाइन फोटो है और 500 बोल रहे हो आप, मैं 250 लिख देता हूँ, 250 पीस तो आप लोगे ही लोगे कम से कम, आप इसको साइन कर दीजिए। बोले ये कौन साइन कर दे, हम चोर लग रहे हैं आपको, हम 30-30 साल से माल खरीद रहे हैं, मत दो आप। बाजू वाला देखा, तो बाजू वाला जब देखा तो मेरे हाथ से तो व्यापार चले जाएगा, तो फिर मैं वो तो कर ही नहीं सकता।
क्योंकि मैं कुछ नया नहीं कर रहा हूँ, आप समझ रहे हो, इस इंडस्ट्री में हम कुछ तुर्रम खान जैसा नहीं कर रहे, हम मोट वही नहीं काम है। कर रहे हैं जो सब कर रहे हैं और जो सालों से कर रहे हैं। अब बोल रहे हैं कि मेरे से 10 गुना ज़्यादा बड़ी कंपनी जब 90 दिन का पेमेंट का क्रेडिट दे रही है, हम्म, तो फिर मेरे जैसा व्यापारी जो नया नया है उसको तो 120 का देना चाहिए। समझ रहे हो, होलसेल मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल लेवल पे वो होता है कि बिल्कुल। वो 90 दिन तो इसलिए ले रहा है, वो ब्रांड है, हम्म आप तो ब्रांड भी नहीं हो। तो ऐसे करके मैंने जो कपड़ा वपड़ा मंगा लिया था और जो मेरा था 4 महीने का मेरा टाइम, तो अब मॉनिटरी आप अगर जैसे क्या है, लोग कैलकुलेशन करते हैं कि भाई बताओ व्यूअर्स को भी नंबर्स चाहिए, पर आप नंबर कैसे लोगे? मेरा 4 महीने का रोज का 6 घंटे का सैम्पलिंग का टाइम, वो 4 महीने की सैम्पलिंग वाले कारीगरों की पगारें, मास्टर की पगारें, और जो डिज़ाइनर भी होंगी कोई उनकी डिज़ाइनिंग, तो वो 4 महीने में जो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी, अब वो कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। यू हम्म डोंट नो, 4 महीने में कोई 10 डिज़ाइन में ऐसी बना लेता जिसके मैं मतलब ह्यूज क्वांटम माल 10-10 15-15 हज़ार सूट बेच देता, तो फिर आप मैं वो हिसाब कैसे लगाऊंगा? तो आप वो नहीं कर सकते। पर हाँ, ट्रस्ट इट्स अ वेरी वो थिंग, और इसमें रेफरेंस लेना बहुत ज़रूरी है कपड़े के काम में। चाहे आप होलसेल कर रहे हो चाहे आप रिटेल कर रहे हो, आप कैश कर रहे हो तब तो मैटर ही खत्म है, क्योंकि आप उसको माल ही तब दोगे जब आपके पास कैश आएगी। पर जब आप मैन्युफैक्चरिंग और होलसेल और क्रेडिट लाइन में काम करते हो, तो मेरी एक ये इनसाइट्स हर व्यूअर और ऑडियंस को रहेगी, जो करना चाहते हैं काम, ब्रोकर के थ्रू काम कीजिए, गो थ्रू रेफरेंसेस, पता करो जिनसे माल ले रहे हो उनकी दुकान है नहीं है फिजिकली। अब आजकल तो ऐसे गवर्नमेंट ने बहुत सहूलियत कर दी है, उसका पैन नंबर डालोगे तो डिटेल आ जाएगी, है ना, जीएसटी नंबर डालोगे तो पता चल जाएगा कितनी जी। वो फर्म है। तो थोड़ा बहुत अपना होमवर्क करते रहो, डोंट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड कि भाई हम्म चलो ऑर्डर आ गया है, घाई में मत रहो कि हाँ हाँ सेल हो गई है, सेल हो गई है। वो बोगस सेल भी हो सकती है, वो आपको 90 दिन बाद पता चलेगा, तब तक 90 दिन के आप खर्चे कर चुके होंगे, ओके। तो वो गलत हो जाएगा फिर। जैसे आपने सलवट हम्म। स्टार्ट किया, हम्म। तो इसके पीछे क्या वो रीज़न है? जैसे एक तो कैश फ्लो है कि आप बड़े ब्रांड्स को बेचते हो, आपका माल है, वो 6 महीने में आपको पैसे दे रहा है, हम्म। राइट? वो हम्म। कैश फ्लो और आपको हाँ। क्या है, मैन्युफैक्चरिंग को भी अपना यस। अलाइव रखना है, यस और यस। आपके सैलरीज़ हैं वो जो पे कर रहे हैं। 100%। और ये एक ट्रस्ट वाला भी हाँ। बात है कि भाई अगर आपने किसी को माल दिया, नए कस्टमर को किसी को माल दे रहे हो, तो पता नहीं कि वो माल उठाएगा भी नहीं। उठाएगा भी नहीं, हाँ। तो ये वो कारण है कि हम्म। आपने अपने बी2बी से सीधा आपने बी टू सी डी2सी, है, हाँ, है बी ना? टू सी डी हाँ, टू सी, हाँ। यस, है ना, तो तो वो वेबसाइट जो हम्म। salwat.in जो हाँ आप हाँ। आपने अभी हम्म। स्टार्ट किया, तो दैट इज़ द रीज़न या कोई और विज़न है उसके मतलब पीछे? ना उसके पीछे का विजन ये है ना कि एक बहुत बड़ा गैप है हुँ, हुँ। एक्चुअल क्रिएटर और एक्चुअल कंज्यूमर के बीच में। हुँ, हुँ। बहुत सारे मिडलमैन हैं। बहुत सारे मिडलमैन हैं, और हुँ, सारे मिडलमैन अपनी हुँ, कहानी बोलते हैं। हुँ। कोई भी कपड़े की कहानी नहीं बोल रहा है, ओके। ठीक है, उस कपड़े की एक कहानी है हुँ, हुँ। जो ज्यादा जरूरी है। हुँ, हुँ। क्योंकि कंज्यूमर तो कपड़े का पैसा दे रहा है ना, कंज्यूमर मेरे व्यापार का तो पैसा नहीं दे रहा, मेरे चेहरे का तो पैसा नहीं दे रहा, मेरी गुडविल का तो पैसा नहीं दे रहा। कंज्यूमर पैसा किसका दे रहा है? कपड़े का दे रहा है। पर कपड़े की कहानी कहाँ है? कपड़े की कहानी ही नहीं है। हुँ, तो वो जो गैप है, जैसे लोग सिंथेटिक को प्योर बोल के बेच देते हैं, हुँ, पॉलिस्टर को कॉटन बोल के बेच देते हैं, और ऐसे कपड़ा लोगों की नज़र में इट्स नॉट अ टेक्निकल फील्ड। पर हुँ, वो गलत परसेप्शन है, आपको पता भी नहीं है हुँ, कि कितना टेक्निकल हो सकता है फैब्रिक मेकिंग। हुँ, यू डोंट नो कितना टेक्निकल हो सकता है कॉटन। कॉटन में वेराइटीज, जो जीएमओ सीड से उगा हुआ कॉटन होएगा हुँ। उसका फील फॉल अलग होएगा, और देसी बीज का कॉटन होएगा उसका फील फॉल अलग होएगा। ओके। तो देसी बीज का कॉटन है तो उसकी रेट महंगी होएगी, क्योंकि देसी बीज है, देसी तरीके से उगाया गया, उसके प्रोसेसेस नेचुरल है। जो जीएमओ है उसका अलग है। सो लोगों को ये पता नहीं है, एंड देर इज अ वेरी बिग गैप। लोग झूठ बोल बोल के कपड़ा बेच रहे हैं, पूरी मार्केट इस पे चल रही है, एक कस्टमर को रियल वैल्यू नहीं मिल रही है। जो हुँ, चीज मतलब मेरी नज़र में जो चीज 10,000 में कस्टमर को खरीदनी चाहिए, वो उसके 25,000 रुपये 20,000 रुपये दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि हम सब कंज्यूमरिज्म की दुनिया में भाग रहे हैं, अननेसेसरी फैक्ट्री के खर्चे बढ़ा लिए हैं, पेड मार्केटिंग कर रहे हैं, क्लिक्स को देख रहे हैं, फॉल्स डेटा एनालाइज कर रहे हैं। पता ही नहीं है अपने को, अननेसेसरी इनकम्प्लीट एजुकेशन के साथ हम कूद पड़े हैं। हुँ। वो सब जो गैप्स हैं, जी। जो इतने सारे मिडलमैन जो मार्केट को गंदा कर रहे हैं, इवेंचुअली क्या होगा, इससे इंडस्ट्री का नाम खराब होता है। एज अ ब्रांड आप बहुत छोटा इम्पैक्ट कर रहे, आप कोई इम्पैक्ट ही नहीं कर रहे। जैसे अगर आज फॉर एग्जांपल कोई भी ब्रांड सिंथेटिक को प्योर बोल के बेच दे और वो बहुत बेच रही है, तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। हाँ, उसका फर्क एकदम बड़े लेवल पे, मैक्रो लेवल पे जाओगे तो उसका फर्क इंडस्ट्री की इमेज पे पड़ेगा कि यार कपड़े की लाइन में तो क्या सब झूठ ही बोलते हैं, हुँ, ओरिजिनल तो मिलता ही नहीं है, आजकल सब कुछ सिंथेटिक ही है, हुँ, प्योर तो मिल ही नहीं रहा है।
सिल्क है ही नहीं, विस्कोस है ही नहीं, वो है ही नहीं, ये है नहीं, वो जो ट्रस्ट लूज हो रहा है कंज्यूमर का, वो बहुत बड़ा मार्केट खत्म कर देगा। कॉर्पोरेट्स ये ट्रस्ट लूज नहीं होने देते हैं। कॉर्पोरेट्स अपना पर्सोना ऐसे बना के रखते हैं, उनके पास फंड्स इतने हैं कि वो ये बता देते हैं कि हमारे प्रोसेसेस क्लीन है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर आपको झूठ बोल रहा है, तो फिर वहां पे बनवा वहीं से रहे वो भी। अरे उनका सारा माल तो हमसे ही बन के जा रहा है। अच्छा, जितनी भी बड़ी ब्रांड्स आप जानते हो, चाहे मेंस वेयर हो चाहे फीमेल वेयर हो, वेस्टर्न में, एथनिक का मुझे इतना नॉलेज नहीं है क्योंकि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड में एथनिक का, पर बांग्लादेश, हर बड़ी कॉरपोरेट का वेस्टर्न वेयर बांग्लादेश में बनता है, पाकिस्तान में बनता है, अफगानिस्तान में बनता है। क्यों? वो ब्रांड्स क्यों नहीं खुद बना रही है? ज़ारा के पास कोई कमी तो है नहीं। आई थिंक वर्ल्ड वाइड कितने स्टोर्स होंगे अपने को पता भी नहीं है। बांग्लादेश हाँ, तो क्यों ये कंट्रीज में बन रहा है? वाई इज दैट बीइंग डन? सो वो आंसर है जो कॉर्पोरेट्स पर वो दिखा नहीं रहे हैं, पर और लोग नोटिस नहीं कर रहे हैं। जिसको बिजनेस करना है ना, उसको ये नोटिस करना चाहिए। स्टार्टिंग में बात बोली कि कपड़े की जो कहानी है, उसकी जो ऑथेंटिसिटी है, हाँ, हाउ डू यू इंश्योर कि वो कस्टमर तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचे? आप वेबसाइट पे जो आप अपने प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, आप हर किसी और ब्रांड की तरह लिख देते हैं कि भाई 100% कॉटन, है। बट हाउ डज दैट कस्टमर एक्चुअली ऑथेंटिकेट दैट क्लेम? वो क्लेम देखो, एक दो बार कस्टमर के लिए प्रोडक्ट एक्सपीरियंस ही मेरा क्लेम ऑथेंटिकेट कर पाएगा। हाँ, उसके लिए पहले आपको आपका प्रोडक्ट उसको खरीदना होगा, फिर होगा, वो फिर वो then- देखेगा कि देन, या अगर जैसे अब हमारा ऑनलाइन बिजनेस है, अभी हम वेबसाइट से रन कर रहे हैं एंड वी थिंक विल गो ऑफलाइन, अपने एक्सपीरियंस स्टोर्स बनाएंगे एंड ऑल दैट, तो वहां पे कस्टमर आके लुक एंड फील कर ले। ओके, हम सोच रहे हैं, जो आपने ये पॉइंट बोला, वी आर आल्सो इन बैकएंड में, हम भी हाँ, सोच रहे हैं कि because यार कंज्यूमर को कुछ होना हाँ, चाहिए, उसको ये लगेगा ना कि क्या है ये। just two guys talking about हाँ, यस, their brands, राइट right? और ऐसा हर कोई क्लेम करता है, और आजकल नैरेटिव इज व्हाट विंस द मोस्ट, यस, यस, कि आपने नैरेटिव क्या सेट किया है आप अपने ब्रांड के अराउंड। जैसे आप, यू माइट बी जस्ट अनदर गाय सेइंग दैट माय clothes are 100% यस, यस, cotton, यस, and just like everybody हाँ, else is doing. हाँ। सो वो जो स्टोरी है, वो जो डिफरेंशिएटर है, वो आप कैसे सेट करते हैं? सो यू वो सेट कि तो आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, प्लस कैसा है कि हमारे प्रोडक्ट्स अगर प्योर कॉटन है तो हम प्योर कॉटन लिखते हैं, अगर प्योर पॉलिस्टर है तो हम प्योर पॉलिस्टर लिखते हैं, प्योर अगर और कोई नेचुरल फाइबर है तो हम वो नेचुरल फाइबर लिखते हैं। हम ये नहीं लिखते हैं कि सिंथेटिक को भी हम प्योर बोल के हमारी वेबसाइट पे आपको सामान नहीं मिलेगा। हमारी पैकेजिंग हमने वैसे रखी है, हमारे ऑथेंटिक कॉटन बैग्स हैं, हमारी प्लास्टिक पैकेजिंग बायोडिग्रेडेबल है। इट्स फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, इट्स माय यंगर ब्रदर्स आइडिया कि हमको कुछ इम्पैक्ट भी रखना है। वी जस्ट डोंट हैव टू कमर्शियलाइज एवरीथिंग, हमको वी हैव टू गिव बैक टू सोसाइटी ऑल्सो। तो हमारे पैकेजिंग बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स ही यूज करते हैं हम लोग। जो मेलर्स आते हैं, जैसे आप ऑर्डर करोगे तो जो मिंत्रा के ग्रे कलर के पाउच आते हैं या किसी के ट्रांसपेरेंट आते हैं, वो हमारे जो मेलर्स हैं, दे आर बायोडिग्रेडेबल। 4 महीने में आपके घर के गमले में डाल दो, 4-6 महीने में गायब हो जाएंगे, 100% गायब हो जाएंगे। और वैसा ही वो जो बैग्स हैं, हम थैली नहीं यूज करते, हम उसकी जगह कॉटन बैग्स यूज करते हैं। आप उसको, जैसे गांव में सब्जी लेने आज भी लेडीज घर से जाती है तो अपना कपड़े का बैग लेके जाती है, तो उस टाइप का बैग्स बनाए हुए हमने। सो वी डू दैट। सो यंग एंटरप्रेन्योर्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप? सबसे पहली एडवाइस वही, यू शुड नॉट सी फॉर वर्क लाइफ बैलेंस। ठीक है, यू शुड नॉट सी फॉर दैट, यू शुड सी फॉर योर पीस। आप समझ रहे हो, दोनों चीज़ें बहुत अलग है। आप ये सोचोगे मेरे को मेहनत नहीं करनी यार, 8 घंटे काम करूँगा खाली, और बाकी के दूसरे मैं अपनी फैमिली के साथ बैठूंगा एंड थिंग्स लाइक दैट, और पर मेरे को बनाना है 500 करोड़ का व्यापार, वो गलत हो जाएगा। टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ बिजनेस नहीं बन सकता। ठीक है, तो यंग एंटरप्रेन्योर्स को एक तो रातों की नींद और दिन का चैन सब खत्म कर, हाँ, ऑफ कोर्स, मेरे हिसाब से तो खाना पीना भी होना नहीं चाहिए दिमाग में। कैसे पता है भैया, हम तो ऐसे, देखो जब हम ट्रेनिंग करने गए थे ना, हमारा तो ऐसे ही होता था, काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, भूख लगी, गए 5 मिनट खा के वापस आ गए, जो भी मिला खा लिया, जैसा भी मिला खा लिया। सो देर आर एंड नंबर ऑफ लंचेस, जो मुझे याद है मैंने सिर्फ समोसा ही खाया है। समझ रहे हो आप, देर आर एंड नंबर ऑफ नाइट्स, जब हम नाइट करते हैं तो हमारी नाइट कैसे चालू होती है, 8 बजे फैक्ट्री का क्लोजिंग टाइम है, तो जिनकी नाइट नहीं है वो चले जाते हैं अपने घर, हम हमारी फैक्ट्री में ही रहते हैं। 8 से सुबह के 6 बजे तक हमारी नाइट चलती है। ठीक है, जो लोग और नाइट इज, ऐसा नहीं है कि नाइट किया है तो दिन में नहीं आना है, नाइट इज द एक्स्ट्रा वर्क वी आर डूइंग, क्योंकि सीजन का टाइम है।
तो नाइट में ऐसा ही होता था, क्या खाना है कि जो आया है वो खाना है, क्या आया है सबके लिए दाल चावल आए हैं खाली, दाल चावल पेल लो, कितने मिनट में खाना है, 5 मिनट में खाना है, क्योंकि सुबह 6 बजे तक इतना माल पैक करना है। परफेक्ट। सो यू नीड दैट हैसल। आप वर्क लाइफ बैलेंस छोड़ दो। हाँ, दूसरा, जस्ट बी ऑन द फील्ड, टॉक टू पीपल। अभी आजकल क्या है, बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी लोगों की ना बात करने की शर्म बहुत बढ़ गई है, शर्माते हैं। हम ट्रेन में जैसे पहले क्या होता था, ट्रेन में ट्रैवल करें तो बाजू वाला, और भाई साहब कहाँ से हो, अब कोई बात नहीं गुड़गांव से। करता। तो अब लोग शर्माते हैं, एक वो आ गया है। फ्लाइट में जाते थे तो पहले ऐसे होता था, मेरे को भी फील होता है जब मैं कॉलेज में था ना, एंड आई यूज्ड टू अप डाउन फ्रॉम सूरत, जब छुट्टियों में हम आते थे तो कोई ना कोई तो पूछ ही लेता था, अच्छा बेटा क्या करने जा रहे हो गुड़गांव, पढ़ने जा रहे हैं अंकल, कहाँ, अच्छा कॉलेज में पढ़ते हो, हाँ पढ़ते हो। आज आप बैठ जाओ तो लोग गुस्से में देखते हैं। वेन यू आर इवन गोइंग, पीपल आर लुकिंग एट यू लाइक ब्लैंक फेसेस, नो इमोशन, डर है अलग सा, शर्म है अलग सी। क्यों है ये? अरे हमने जो वो कनेक्ट खो दिया है ना। मास। अब हम सबसे लाइक्स और एंगेजमेंट कमेंट्स में इंटरेक्ट करना हाँ, चाहते हैं rather than engaging in person. और So वो that is the सब problem. झूठा है। हाँ। लाइक्स कमेंट नहीं, सच होएगा, हम्म। मेरा ऐसा नहीं कह रहा कि वो सब गलत है, पर वो हम्म। अगर आप, जब जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपकी कोई बात मुझे बुरी लगी, तो मेरे ना हाव भाव बदलते हैं। आप वो देखोगे, आपको नोट हो जाएगा। आप, मैं बोलूंगा नहीं कुछ, आप भी कुछ बोलोगे नहीं, पर आपको नोट हो गया कि शायद विनय भाई को वो बात सही नहीं लगी थी। ये कैसे पता चला? अब आपकी कोई रील होगी तो मैं तो आपकी हर रील लाइक करता हूँ, आपके हर पोस्ट लाइक करते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल मेरा हर रील आप लाइक करोगे तो उसका ये मतलब हो गया मेरा हर लाइक रील अच्छा है? नहीं, नहीं ना, necessarily, yeah. वो तो गलत इन्फो दे रहा है ना आपको। लाइक तो कमेंट्स तो गलत इन्फो दे रहे हैं आपको। पीपल इंटरेक्शन, व्हेन यू आर इनटू बिजनेस यू हैव टू डू टू थिंग्स मेजरली, ईगो हैंडलिंग एंड पीपल इंटरेक्शन। पीपल इंटरेक्शन से पता चला था कि मेरे प्रोडक्ट की बॉटम में एक कमी है, Okay. जिसकी वजह से मेरा बहुत रिटर्न आ रहे थे माल। पर ऑनलाइन रिटर्न आ रहे थे तो हम, हमारी सीआरएन टीम जब कस्टमर को कॉल करती थी, मैम आपको क्या हुआ, मतलब हमको जस्ट फीडबैक लेना है, वी जस्ट वांट टू नो व्हाट्स रॉन्ग इन द प्रोडक्ट, तो वो नहीं बता पाते थे। नहीं समझ आया भैया, मज़ा नहीं आया, नहीं समझ आया, मज़ा नहीं। हाँ, पर अब जब मैं मार्केटिंग के लिए गया, जब मैं मार्केटिंग कर रहा था और मैं कोई होलसेलर के पास था, जिसकी मतलब वो रिटेलर है, होलसेलर नहीं रिटेलर है, आई वॉज ऑन हिज शॉप, और वही सेम प्रोडक्ट वॉज ऑन द टेबल। और फिर कंज्यूमर को पूछा, उसको दिखा के कि भाई क्या है, कंज्यूमर ने ट्रायल किया और फिर उसने मेरे को इनसाइट नहीं दी, पर उनके बॉडी लैंग्वेज से मुझे पता चल गया कि शी इज अनकंफर्टेबल ऑन दैट प्लेस बिकॉज ऑफ माई प्रोडक्ट। हम्म। तो वो जो इंटरेक्शन है, फिजिकल इंटरेक्शन है, विजिटिंग द रिटेलर जो मेरा माल बेच रहा है, या विजिटिंग द होलसेलर जो अब मेरा माल बेच रहा है, विजिटिंग द फैक्ट्री दैट्स मेकिंग माय प्रोडक्ट, ये So आपको जगहों से हमको, ग्राउंड पे रहना अब जरूरी जितना है। So ग्राउंड पे that's रहोगे your ना, अब मेरे को तो ऐसा लगता है जो आदमी ग्राउंड पे है ना, उसके पास जैसे पहले फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज होता था ना, अब आप उसको भूल जाओ। फर्स्ट मूवर एडवांटेज जैसा अब इंडस्ट्री में कुछ बचा नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन मिलता है। अब है ऑन फील्ड एडवांटेज, जो ऑन फील्ड है ना उसके पास एक एडवांटेज है। अब ये है कि कौन अपने हाथ ज्यादा गंदे कर सकता है। हाँ, गेट योर हैंड्स डर्टी हैंड्स विद डर्टी, एवरीथिंग। मतलब डू थिंग्स, या डू योर वर्क विथ योर हैंड्स। या तुम्हारा ही काम है ना, तुम्हारा धंधा है, पड़ोसी का तो है नहीं, बिल्कुल। बाजू वाले का है नहीं। पैसा आएगा तो तुम्हारी जेब में जाएगा, फिर तुम्हें क्यों नहीं करना है वो काम? तुम्हें क्यों ऐसा चाहिए कि मैं बाजू वाले से ही कराऊं, वो करेगा मैं नहीं करूंगा? इट्स नॉट माई जॉब, इट शुड नॉट बी लाइक दैट। या ओके, सो ऑन दैट नोट थैंक यू सो मच विनय भाई, आपने हमें समय दिया। दिस इज योर हैंडलिंग, यू नो, ग्रो एक्सपोनेंशियली। और लोग देखें, salwat.in पे जाएं, देखें प्रोडक्ट्स कैसे हैं, और जो ये क्लेम्स कर रहे हैं उनको उनको टेस्ट करो, वेरीफाई यस जरूर यस करें। 100%। ठीक है, थैंक यू सो मच। या थैंक यू सो मच। आपको भी, यू कॉल्ड मी ऑन दिस पॉडकास्ट, मुझे भी मज़ा आया, एंड आई होप अपनी ऑडियंस को भी दे गेट यूजफुल इनसाइट्स। या लेट्स सी उनके क्या रिएक्शन है, एंड थैंक यू।